AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर में यूनिट 4 पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वन शॉट रहने वाला है, यानी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट यूनिट मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग इसे बस ध्यान से आराम से सुनते रहिए। आपको ये कंप्लीट यूनिट बहुत आसान से शब्दों में आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसमें जो भी कंटेंट, जो भी नोट्स प्रोवाइड किए वो बहुत आसान से लैंग्वेज में है। आप इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा रिकैप कराते हुए चलता हूँ। इससे पहले हमने 3 यूनिट का वन शॉट कंप्लीट कर लिया है, जो जिसमें आप लोगों ने पढ़ा एयर पॉल्यूशन के बारे में, उससे रिलेटेड जो मेट्रोलॉजी है एयर पॉल्यूशन वो हमने पढ़ा। फिर हम एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के जो डिवाइसेज है उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सब हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में भी हम कुछ डिवाइस के बारे में जानेंगे। उसके बाद जितने भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसको पर्टिकुलरली वन बाय वन उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके क्या इफेक्ट्स है जो हमारे सिलेबस में रिटर्न है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने इस यूनिट 4 को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म यूनिक सीरीज पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हर ब्रांचेस के, हर सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल है। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है इंजीनियरिंग डिवाइस दैट इज यूज फॉर कंट्रोल इमिशन ऑफ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। हमने इससे पहले वाले जो यूनिट में पढ़ा था वो मेनली हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर के बारे में, ESP के बारे में पढ़ा, साइक्लोन सेपरेटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने बैग हाउस फिल्टर के बारे में भी पढ़ा। तो उसमें से अधिकतर जो डिवाइस था वो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स यानी कि पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन फिर गैसेस पॉल्यूटेंट का क्या होगा? तो गैसेस पॉल्यूटेंट्स को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस अवेलेबल हैं। उसे हम मेनली 3 प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं: एब्जॉर्प्शन यूनिट, एडजॉर्प्शन यूनिट, उसके बाद फिर कंबशन या फिर इनिशिएशन इक्विपमेंट के हेल्प से करते हैं। ये 3 इक्विपमेंट्स है। इसके अंदर कुछ एक दो इक्विपमेंट्स है, वो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो इंजीनियरिंग डिवाइस है, जो कि यूज़ किया जाएगा कंट्रोल करने के लिए इमिशन ऑफ गैसियस एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, ओके। इंजीनियरिंग डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल इमिशन ऑफ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। और कौन कौन से डिवाइस है? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा ये AB है, एंड सेकेंड वन इज एडजॉर्प्शन, AD। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखिए। उसके बाद थर्ड है कंबशन। ये तीनों यूनिट्स पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन यूनिट पे डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? एब्जॉर्प्शन वर्ड से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि कुछ ऐसे गैसेस पॉल्यूटेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो गैसेस पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्व किया जाएगा किसी थर्ड पार्टी के हेल्प से। तो कुछ उस तरह का ही सीन इसमें होगा। तो आइए हम इसके टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द मास ट्रांसफर प्रोसेस। ये क्या एक मास ट्रांसफर प्रोसेस है कि किस चीज का ट्रांसफर होगा? इन विच वन और मोर कंपोनेंट, ठीक है, वन और मोर कंपोनेंट ऑफ गैस मिक्सचर आर ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? गैसियस पॉल्यूटेंट, जो कि मिक्सचर जो ट्रांसफर होगा लिक्विड सॉल्वेंट में। ध्यान रखिएगा, गैसियस पॉल्यूटेंट विल बी ट्रांसफर्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। This is come under the absorption. It is widely applied in air pollution control. ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कंट्रोल सेक्शन में अप्लाइड है टू रिमूव गैसियस पॉल्यूटेंट, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, NH3, HCl, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सबको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस हम एब्जॉर्प्शन यूनिट को यूज़ करते हैं। और एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर क्या होगा कि मास ट्रांसफर होगा ये सारे कंपोनेंट का, ये सारे एयर पॉल्यूटेंट्स का इन टू द लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, इन द कंटेंट ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एब्जॉर्प्शन आर मेनली यूज फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट रिमूवल। एब्जॉर्प्शन किस लिए मेनली है? गैसियस, ध्यान रखिएगा, इट इज यूज फॉर ओनली फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट रिमूवल। इससे पहले वाले यूनिट में हम लोगों ने जो इक्विपमेंट्स पढ़ा था वो मेनली था सॉलिड पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, जैसे पर्टिकुलेट मैटर, टीनी डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए था। बट ये एब्जॉर्प्शन यूनिट विच इज यूज फॉर मेनली लिक्विड
पॉल्यूटेंट रिमूवल का, गैसियस पॉल्यूटेंट रिमूवल का, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन इज noise pollution is indirect address when absorption material are used to acoustic treatment, but in engineering absorption generally refers to gas liquid operation, ठीक है। क्लियर इतना? कुछ इस तरह का इक्विपमेंट होगा आगे और आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब हम अगर आप समझ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन कौन सा है, कौन कौन से एब्जॉर्प्शन की फिनोमिना होगी हमारे आने वाले डिवाइसेस में। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, वन ऑफ दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एंड सेकेंड वन इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, गैस डिजॉल्व, जो आपका एयर पॉल्यूटेंट जो आपका गैस है वो डिजॉल्व होगा इन द लिक्विड ड्यू टू फिजिकल सॉलिबिलिटी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में फिजिकल सॉलिबिलिटी के हेल्प से गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, बस इतना याद रखें। और इसके लिए आप जो लॉ काम करता है यहाँ पे वो हेनरी लॉ काम करता है, बस आपको एक फैक्ट की तरह इसको याद रखिएगा कि ये हेनरी लॉ काम करेगा, दैट्स इट। एग्जाम्पल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर, जो अमोनिया है जब वो वाटर में एब्जॉर्ब होता है तो ये फिजिकल सॉलिबिलिटी के थ्रू ही होता है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया, फिजिकल सॉलिबिलिटी के थ्रू होगा। सेकेंड बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो गैस जो इसमें जो एयर पॉल्यूटेंट्स यानी कि गैस है रिएक्ट करेगा विथ अ केमिकल रिजनरेटर, ठीक है। केमिकल रिजनरेट के हेल्प से इनटू द सॉल्वेंट, इन द सॉल्वेंट के अंदर में केमिकल रिजनरेट्स की वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स एंड इफिशिएंसी, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसकी ड्राइविंग फोर्स एंड इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड NaOH यूजिंग सॉल्वेंट, यूजिंग NaOH सॉल्वेंट के हेल्प से हम सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो फिजिकल में फिजिकल सॉलिबिलिटी के थ्रू होगा और वही केमिकल में केमिकल रिजनरेट्स की वजह से हुआ एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन क्या है, मास ट्रांसफरिंग प्रोसेस जो कि गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन क्लियर है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे, ये तो एक काइंड ऑफ प्रिंसिपल था। मान लीजिए कि एक ब्रांच है, जैसे फिजिक्स एक ब्रांच होता है तो उस तरह से फिजिक्स एक ये एब्जॉर्प्शन यूनिट एक ब्रांच है, उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स हैं। तो हमें उन इक्विपमेंट्स के बारे में जानना है। तो उसके अंदर जो सबसे पहले इक्विपमेंट आता है वो स्प्रे टावर आता है। आप लोगों ने इससे पहले वाला यूनिट का वन शॉट अगर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वेट स्क्रबर, तो उससे कुछ रिलेटेड होगा ये। अगर आपने वेट स्क्रबर अच्छे से समझा तो ये आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रे टावर के बारे में। स्प्रे टावर, तो स्प्रे टावर में गैस फ्लो अपवर्ड वाइल लिक्विड इज स्प्रे डाउनवर्ड एज ड्रॉपलेट्स। स्प्रे टावर में क्या होगा कि कुछ इस तरह का डिवाइस होगा, बहुत डिटेल में सब में जाना नहीं इसलिए मैं इसकी इमेजेस नहीं लगाया हूँ। यहाँ से नीचे साइड से गैस ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर साइड से लिक्विड नीचे की ओर आएगा। आप लोगों ने वेट स्क्रबर देखा है ना, यहाँ पे इमेज है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए नीचे साइड से गैस ऊपर जाएगा और ऊपर से वाटर का स्प्रिंकलिंग, वाटर का जो फवारा टाइप का है वो नीचे आ रहा है। और यहाँ पे इस एरिया में वो गैस से वाटर के ड्रॉपलेट्स में गैसियस पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाएंगे और नीचे वो आकर के वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि गैस अपवर्ड एंड लिक्विड स्प्रेड डाउनवर्ड इन द ड्रॉपलेट्स। पानी के बूंद को ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ये सिंपल डिजाइन होता है, सुटेबल फॉर मॉडरेट एब्जॉर्प्शन इफिशिएंसी। जहाँ पे हमें मॉडरेट एब्जॉर्प्शन इफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इस डिवाइस विच इज सुटेबल, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे पैक्ड टावर के बारे में। इसे हम पैक्ड बेड स्क्रबर भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्रबर आप जानते हैं, ये पैक्ड बेड स्क्रबर है। ये भी इसी तरह का डिवाइस होता है। इसमें एक बीच में मीडियम होता है, ठीक है, जिसे हम पैक्ड बेड बोलते हैं, ठीक है। और इसी मीडियम में वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। तो गैस एंड लिक्विड पासेस थ्रू पैकिंग मटेरियल। जो मीडियम आपको मैंने यहाँ पे बताया, तो इसमें एक पैकिंग मीडियम होता है और ये मीडियम कुछ खास तरह की मटेरियल से बना होता है, जैसे कि रेसिंग रेंस या फिर सेडल के हेल्प से बना हुआ होता है पैकिंग मटेरियल, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन। इफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया यानी कि बड़ा पैकिंग मटेरियल, बड़ा पैक्ड बेड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थर्ड है आपका प्लेट ट्रे कॉलम। गैस बबल्स थ्रू लिक्विड और ऑन ट्रे प्रमोटिंग मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इफेक्टिव फॉर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टेज वाइज कॉन्टेक्ट। इसमें
इसमें जो आपका डिवाइस होता है तो उसमें ना स्टेज बनाया रहता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट टावर। ठीक है, देखिए ये देखिए स्टेज बना हुआ है ना, स्टेज। तो इस तरह से स्टेज बाय स्टेज इसमें होगा। आपको प्लेट टावर के बारे में डिटेल में जानना है आपके सिलेबस में, तो मैं आपको आगे इसके बारे में और बताऊंगा। तो नेक्स्ट आपका वेंचुरी स्क्रबर। वेंचुरी स्क्रबर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में भी बताया है। ये भी बेसिकली काइंड ऑफ स्क्रबर ही है। ये मोर इफिशियंसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। गैस पासिस थ्रू थ्रॉट वेयर हाई वेलोसिटी मिक्सिंग विथ लिक्विड के साथ हाई वेलोसिटी की मिक्सिंग होती है। ठीक है, एक्सलेंट फॉर फाइन पार्टिकल, ये फाइन पार्टिकल के लिए अच्छा माना जाता है। एंड गैस एब्जॉर्प्शन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था जो स्क्रबर है मेनली सॉलिड पार्टिकल्स के लिए या फिर पार्टिकुलेट मैटर के लिए, लेकिन जो वेंचुरी मैटर है स्क्रबर के अंदर जो मैंने टाइप्स बताया तो उसमें था एक वेंचुरी स्क्रबर। तो वेंचुरी स्क्रबर एक इकलौता स्क्रबर है जो कि गैस को भी एब्जॉर्व करता है, फाइन पार्टिकल को भी करता है और गैस को भी एब्जॉर्व करता है। तो ये मेन 4 इक्विपमेंट्स हैं जो आपको एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है। इसमें आपको 1-2 के बारे में डिटेल में जानना है आपके सिलेबस में। तो उसमें सबसे पहला आपका प्लेट टावर। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसे आपने स्क्रबर के बारे में पढ़ा था, वेट स्क्रबर के बारे में। तो ये प्लेट टावर क्या होता है? तो अब प्लेट टावर ऑल्सो कॉल्ड ट्रे कॉलम। ठीक है, ये ट्रे कॉलम भी इसे ट्रे कॉलम भी कहा जाता है। और ट्रे कॉलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखिए आप ट्रे के फॉर्म में है, ट्रे के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये पूरा जो इसका सेटअप है वो एक ट्रे के फॉर्म में रहता है। तो इज गैस लिक्विड कॉन्टेक्ट विथ वाइडली यूज इन एब्जॉर्प्शन, डाइल्यूशन एंड स्ट्रिपिंग ऑपरेशन। इन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लेट टावर आर यूज फॉर एब्जॉर्वर्स। ठीक है, जो प्लेट टावर है वो एक एब्जॉर्वर की तरह यूज किया जाता है। और एब्जॉर्ब क्या करेगा? एयर पॉल्यूटेंट्स को गैस से एब्जॉर्ब करेगा वाटर के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और उसको फिर लास्ट में डिजॉल्व करेगा। रिमूव गैसेस पॉल्यूटेंट बाय पासिंग थ्रू देम अ सीरीज ऑफ ट्रे वेयर दे कॉन्टेक्ट विद द स्क्रबिंग लिक्विड। स्क्रबिंग लिक्विड के हेल्प से वो होगा, और स्क्रबिंग लिक्विड जनरली वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अगर समझ में आ रहा है तो सही है, जब इसकी मैं वर्किंग बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लेट टावर आर स्पेशली इफेक्टिव वेयर स्टेज वाइज कॉन्टेक्ट बिटवीन गैस एंड लिक्विड इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे स्टेज वाइज यानी कि एक स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में गैस और लिक्विड, गैस यानी कि एयर पॉल्यूटेंट्स और लिक्विड यानी कि जो उसका सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट हमें कराना होता है स्टेज वाइज, तो वहाँ पे हम प्लेट टावर का यूज करते हैं। ठीक है, दे अलाउ प्रेसियस कंट्रोल ओवर मास ट्रांसफर। ये बहुत अच्छा इफिशियंसी प्रोवाइड करता है जब मास ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है तो। और मास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें मेन 4 वॉल है। एक तो यहाँ से गैस इंटर कर रहा है, दिख रहा होगा गैस इनलेट, और यहाँ से गैस आउट करेगा। गैस इन का मतलब है कि जो आपका एग्जॉस्ट से गैस आ रहा है यानी कि जो डर्टी गैस है, पॉल्यूटेड गैस है, वो इंटर करेगा इस चैम्बर के अंदर में, और गैस आउट यानी कि यहाँ से क्लीन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो गैस का तो समझ में आ गया। ठीक है, ये आपका बॉडी है और इसके अंदर इस तरह से ट्रे लगा हुआ। अब देखिए वाटर की बात करते हैं, लिक्विड इनलेट एंड लिक्विड आउटलेट। ठीक है, लिक्विड और गैस का इंट्रैक्शन होगा इस ट्रे में। ये जो आपको ट्रे दिख रहा है ना, तो ये ट्रे जैसे ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रे करके ये बाहर पानी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये पानी क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और ये गैस जो है, गैस हल्का होता है तो ये नीचे से ऊपर की ओर गैस जाएगा। तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और गैस नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है ट्रे पे। जो ट्रे है ये दोनों पे वाटर एंड गैस मिक्स हो, मतलब मिल रहा है एक दूसरे से। और इसमें क्या होगा कि जो पानी है, गैस में प्रेजेंट एयर पॉल्यूटेंट्स जो है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, और वो ट्रैप करके एयर पॉल्यूटेंट्स को लेकर के स्टेप बाय स्टेप लेकर के नीचे आ जाएगा, और नीचे यहाँ से इसको हॉपर में कलेक्ट करके इसे डिस्पोज कर देंगे, और जो बचा क्लीन हवा तो वो यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका होता है प्लेट टावर का वर्किंग, और यही सारा कहानी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स के बारे में कि प्लेट टावर में कौन कौन से कंपोनेंट है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। तो मैं आपको वर्किंग को थोड़ा बहुत समझाया हूँ। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कॉमन सेल। कॉमन सेल मतलब काइंड ऑफ बॉडी, अ वर्टिकल सिलेंडर सेल दैट कंटेन ट्रे। एक बॉडी है जो कि ट्रे को कंटेन कर रहा है, इस तरह से ट्रे कंटेन कर रहा है, ताकि एक जिसको लार्ज
ज़्यादा टाइम मिल जाए और वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से इसको पहले जो भी वाटर है पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, डायरेक्ट ऐसे गिरता तो इसमें कम टाइम तुरंत गिर जाता। अब ऐसे ऐसे जा रहा है, एक ट्रे को फॉलो करते हो, एक पैटर्न को फॉलो करते हो तो उसको ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो इस वजह से ट्रे बनाया जाता है। ठीक है, मेड ऑफ कोरिजन रेजिस्टिंग, ऐसा मटेरियल से बनाते हैं जिसमें जंग ना लगे, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में है तो हमें ऐसा मटेरियल वाटरप्रूफ मटेरियल ही बनाना होगा, जैसे कि स्टेनलेस स्टील फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर FRP के हेल्प से भी बनाते हैं। तो आपका ये पहला मटेरियल पहला कंपोनेंट समझ में आ गया, काइंड ऑफ बॉडी है। ठीक है, सेकेंड आपका ट्रे, इमेज में आप देखते चलिए, ये जो आपको दिख रहा है ये दिस वन इज ट्रे। ठीक है, ये पूरा इसमें ऐसे जो इस शेप में है वो ट्रे है। तो ट्रे क्या करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट फिक्स्ड इन इंटरवल पे, कंटिन्यूअस नहीं, थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे ये फिक्स है। परफोर्टेड और इक्विपमेंट विथ बबल कैप और वॉल्व्स और कैप्स इसको फिक्स किया जाता है। होल्ड अ शैलो लेयर लिक्विड थ्रू विथ गैस बबल्स। ठीक है, तो ट्रे आपको क्लियर है। थर्ड आपका डाउन कॉम्स। ठीक है, ये चैनल टाइप का होता है, डेट अलाउ लिक्विड टू फ्लो फ्रॉम वन ट्रे टू नेक्स्ट ट्रे। देखिए, ये देखिए आप, ये जो आप ट्रे देख रहे हैं तो ट्रे के बीच में हल्का सा गैप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये गैप को ही बोलते हैं आप चैनल की तरह होता है ये। ठीक है, इसे ही डाउन कैम्स बोलते हैं। तो ये अलाउ करता है आपको लिक्विड को फ्लो कराने में वन ट्रे से उसके बिलो नीचे वाले ट्रे में। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल ट्रे। प्रॉपर लिक्विड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है अक्रॉस ऑल द ट्रे, सारे ट्रे पे। नेक्स्ट आपका गैस इनलेट एंड आउटलेट। इस पर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गैस जहाँ से इन करेगा वो इनलेट होता है और गैस जहाँ से आउट करेगा क्लीन गैस वो आउटलेट होता है। गैस इंटर फ्रॉम द बॉटम, नीचे से वो इंटर करता है, और चूंकि गैस गर्म होता है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर उठेगा और इसको ऊपर से वो एग्जिट कर जाता है क्लीन गैस। लिक्विड इनलेट एंड आउटलेट, लिक्विड इनलेट से पानी इंटर करेगा, लिक्विड आउटलेट यानी कि जो विथ पॉल्यूटेंट्स लिक्विड डाउनवर्ड बॉटम से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ट्रे को सपोर्ट करने के लिए रिंग और बीम की तरह चाहिए, ये सपोर्टिंग एलिमेंट हो गया। तो इसमें मेन आपका लिक्विड इनलेट है, गैस इनलेट है, आपका ये डाउन कॉम्स है, फिर ट्रे है और कॉलम सेल है, बॉडी। ये आपका कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट है। कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे बता दूँ इस इमेज में, तो ये आपका कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये देखिए इस इमेज में और ज़्यादा क्लियर आप, ये देखिए आपको यहाँ पे ट्रे है, ट्रे ये सारा ये जो आपको दिख रहा है ये सारा ट्रे है, मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, आपको एक साइड से फ्रॉम हियर गैस इंटर करेगा और यहाँ से आपका गैस बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लीन गैस यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ से वाटर इंटर करा रहे हैं, वाटर, और वाटर यहाँ पे आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे ट्रे को फॉलो करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, वाटर नीचे आ रहा है और यहाँ से गैस ऊपर जा रहा है, और इसी के बीच में वाटर के ड्रॉपलेट्स गैस में प्रेजेंट एयर पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर ट्रैप करता है और नीचे यहाँ पे हॉपर में आकर के कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसे हम डिस्पोज कर देते हैं और यहाँ से क्लीन एयर बाहर निकल गया, बस आपका काम हो गया। ओवरऑल हमारा एम तो यही है ना कि गैसेस पॉल्यूटेंट को गैस से सेपरेट करना, ताकि क्लीन गैस को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सके, एयर पॉल्यूशन को कम कर सके, कंट्रोल कर सके, तो वो इस तरह से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्लेट टावर यहाँ तक फिनिश होता है। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कंपोनेंट सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका जो डिटेल में हमें पढ़ना वो है पैक्ड टावर। इसके प्रिंसिपल भी कुछ उसी तरह से ही है, एक साइड से इन करेगा, ऊपर से एग्जिट करेगा, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए इसमें डिफरेंस बस इतना है, इसमें ना एक मतलब जो आपका डिवाइस था, डिवाइस में एक सेपरेट जोन बना दिया जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैकिंग जोन, इस वाले जोन को बोलते हैं सेपरेट जोन, इसमें ही फिनोमिना होता है आपका। तो खैर वो आप आगे समझिएगा। तो हम पैक टावर के बारे में जानते हैं। अ पैक टावर इज अ वर्टिकल वेसल मतलब एक बॉडी है वर्टिकल फॉर्म में, दैट फैसिलिटीज गैस लिक्विड एंड लिक्विड कॉन्टेक्ट, जो फैसिलिटी देता है गैस से लिक्विड को कॉन्टेक्ट कराने के लिए, या फिर लिक्विड टू लिक्विड, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड टू लिक्विड कॉन्टेक्ट की फैसिलिटी देता है ये। फॉर मास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लाइक एब्जॉर्प्शन, मास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एब्जॉर्प्शन, गैसेस पॉल्यूटेंट का एब्जॉर्प्शन होगा विद द हेल्प ऑफ लिक्विड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया,
डिस्टिलेशन हो गया या फिर स्ट्रिपिंग, ये सब प्रोसेस है। तो हमें सिलेबस में हमारा एब्जॉर्प्शन के बारे में जाना है तो हम इस पर फोकस करके ही पढ़ेंगे। इट इज़ यूज इंटरनल पैकिंग। इंटरनल, ये आपको पैकिंग दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंटरनल पैकिंग। तो इंटरनल पैकिंग को ये यूज़ करता है। इसमें एक कंपोनेंट आपका इंटरनल पैकिंग भी होगा, विच कैन बी रैंडम और स्ट्रक्ड टू क्रिएट अ लार्ज सरफेस, जो कि यूज़ किया जाता है, रैंडमली प्लेस्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, और इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक लार्ज सरफेस मिल सके, सरफेस एरिया बड़ा हमें मिल सके फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन। और सरफेस एरिया हमें बड़ा क्यों चाहिए? ताकि इंट्रैक्शन हो सके गैस और वाटर में, यानी कि अपवर्ड फॉलोइंग गैस, अब नीचे से ऊपर की ओर गैस जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर गैस जा रहा है, और डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर लिक्विड आ रहा है। यही दोनों के बीच में इंट्रैक्शन के लिए हमें लार्ज एरिया चाहिए, और लार्ज एरिया के लिए हम पैकिंग का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। देयर बाई प्रमोटिंग इफिशिएंसी, मास ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेपरेशन। तो ये था कुछ बेसिक डिफिनेशन या इन्फॉर्मेशन कह लीजिए पैक टावर का। अब हम आगे इसके कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी पहला कंपोनेंट आएगा आपका कॉलम सेल, यानी कि बॉडी, ठीक है, बॉडी आएगा सबसे पहला इसमें। अब जो देख रहे हैं कंप्लीट आउटर जो है या कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट कम अंडर द कॉलम सेल। तो ये बेसिकली वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल होता है, जो कि मेड ऑफ कोरिजन रेजिस्टेंस मटेरियल। और कोरिजन रेजिस्टेंस मटेरियल मतलब स्टील या फिर फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर जो होता है उसके हेल्प से बना सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसमें जंग ना लगे, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में ही हमेशा रहेगा। तो कॉलम सेल समझ में आ गया आपको। सेकेंड आपका पैकिंग मटेरियल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पैक टावर का। ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे पैकिंग, तो इसमें पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोवाइड लार्ज सरफेस क्यों यूज करते हैं मैं आपको पहले भी बताऊँ, लार्ज सरफेस बनाने के लिए ताकि मास ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन हो सके। और इसमें कौन कौन से पैकिंग मटेरियल का यूज करते हैं? तो रेसिंग रिंग हो गया, या फिर बेल सेडल्स हो गया, या फिर पैल रिंग हो गया, एंड स्ट्रक्चर्ड पैकिंग मटेरियल का यूज करते हैं यहाँ पे। थर्ड है आपका लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपका यहाँ से लिक्विड इन करेगा और इसको पूरे में स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करना है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमें नोजल यूज़ करना पड़ेगा, पाइप को यूज़ करना पड़ेगा, वाटर कलेक्टिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर आपको जो वाटर पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद नीचे आएगा हॉपर में, उसको भी निकालने का, सेपरेट करने का, फिल्टर करने का सेटअप होना चाहिए। तो ये सारे सेटअप को हम बोलते हैं लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इंश्योर यूनिफॉर्म लिक्विड फ्लो, ताकि हम एक यूनिफॉर्म लिक्विड फ्लो पूरे पैकिंग में, पूरे जो पैकिंग बेड है आपका ये पूरा है, इसमें हम यूनिफॉर्म लिक्विड फ्लो प्रोवाइड कर सकें। कैन बी स्प्रे नोजल, ठीक है, पाइप्स या फिर थ्रोट के हेल्प से। तो थर्ड क्लियर है। फोर्थ है आपका पैकिंग सपोर्ट प्लेट। जो पैकिंग है इसको सपोर्ट कराने के लिए हम एक जस्ट लाइक प्लेट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो पैकिंग को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन, गैस एंड लिक्विड इनलेट आउटलेट। गैस लिक्विड से वही इन करेगा और आउट करने का काम करता है। तो गैस इंटर्स एट द बॉटम, गैस बॉटम से इंटर करेगा एंड ऊपर से टॉप से एग्जिट करेगा, क्लीन गैस। वहीं लिक्विड की बात करें तो लिक्विड इंटर करेगा टॉप से ऊपर से, और ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आएगा और बॉटम की हेल्प से बाहर निकल जाएगा। सिक्स्थ है आपका मिस्ट इलिमिनेटर, प्लेस्ड एट द टॉप टू रिमूव एंटायर लिक्विड ड्रॉपलेट फ्रॉम द गैस सिस्टम। गैस सिस्टम से कंप्लीटली लिक्विड ड्रॉपलेट्स को रिमूव करने के लिए मिस्ट इलिमिनेटर को यूज करते हैं एक्सेप्शन केसेस में। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी वर्किंग की बात करते हैं, वर्किंग कैसे काम करता है। तो सिंपल है, उसी तरह से हम समझेंगे इसको। नीचे से गैस इन करेगा, देख सकते हैं, और यहाँ से आपका गैस ऊपर से एग्जिट करेगा, ठीक है। ऊपर से लिक्विड इन करेगा और नीचे से लिक्विड आउट करेगा, बस इतना ही आपको चार चीज़ को इसमें मेजरली समझना है। अब इसमें पैकिंग मीडियम होता है, ये देखिए, ये आपको पैकिंग मीडियम दिख रहा है और यहाँ पे पैकिंग मीडियम दिख रहा है। अब वर्किंग समझिए, गैस यहाँ से इंटर तो कर गया, और चूंकि गैस गर्म होता है हल्का होने के कारण ये ऊपर उठने लगेगा, और सेम वाटर यहाँ से इन करने के बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ऐसा स्प्रिंकलिंग करेंगे वाटर का, ये कि ये पूरे चैम्बर में जो पैकिंग मीडियम है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे पानी की बूंदे, ठीक है।
यहाँ पे पैकिंग सपोर्ट लगा रखे हैं, लिक्विड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ताकि और इफिशिएंट हो सके। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे है ना, उसी को रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया यहाँ पे। ये बेसिकली मतलब दो इसमें मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, दो पैकिंग मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी मीडियम में वाटर और गैस का इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन होने का रिजल्ट क्या निकलेगा? जो गैस में एयर पॉल्यूटेंट्स है वो वाटर के ड्रॉपलेट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और होने के साथ जो वाटर क्योंकि वेट में भारी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो चुपचाप से भाई साहब नीचे आ जाएंगे। और नीचे हम लगा रखे हैं कलेक्टर, जिसे हम हॉपर भी बोलते हैं। और जो बचा गैस क्लीन हवा, क्योंकि वाटर और हवा तो बहुत इंटरेक्ट करेगा नहीं, तो वो क्लीन एयर है जो यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाएगा और इसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, क्लीन हवा। इससे हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान भी नहीं होगा। और बचा ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको निकाल करके हम डिस्पोज करेंगे, फर्दर प्रोसीजर करेंगे। इस इमेज को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा काम था बेसिकली आपको सारा वर्किंग समझा देना, तो मैंने आपको वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट समझा दिया। तो आप वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट्स के बारे में जान गए, अबाउट पैक्ड एंड ट्रे टावर दोनों के बारे में, यही दोनों के बारे में डिटेल में आपके सिलेबस में जानना था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। हमने जो एब्जॉर्प्शन पे इतना डिटेल में स्टडी किया है तो उसकी क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस के बारे में हम जानेंगे। तो एक चीज़ तो जान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन जो है कि गैस को गैस मीडियम जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैन रिमूव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इफिशिएंटली। ये हाई कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर पाएगा, ठीक है, अच्छे से इफिशिएंटली। फ्लेक्सिबल होता है ये क्योंकि ये फिजिकल और केमिकल दोनों सॉल्वेंट के हेल्प से इसको हम कर सकते हैं, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल बोला जाता है। हैंडल वेरियस गैस कंपोजिट ऑफ फ्लोरेट। बहुत तरह का गैस कंपोजिट्स को ये हैंडल कर पाता है एंड डिफरेंट फ्लोरेट्स को भी ये हैंडल कर पाता है। कैन साइमल्टेनियसली कूल एंड ह्यूमिडिफाई गैस स्टीम। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। वहीं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिक्वायर्स हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेंड लिक्विड। जो आपका यहाँ पे लिक्विड जनरेट हो रहा है तो इसको हैंडल करना और ट्रीटमेंट करना एक चैलेंज है, ठीक है। पोटेंशियल कोरिजन प्रॉब्लम इन इक्विपमेंट सॉरी। तो ये जितना भी आपका मटेरियल आप दिख रहा है तो ये मतलब बॉडी सेल जो है आपका, तो इसमें जंग लगने की चांस होती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई रिस्क होता है, ठीक है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट भी होता है ये इफ़ रीजनरेट सॉरी, जिसकी हाई ऑपरेशन कॉस्ट भी होता है, ठीक है। स्केलिंग एंड फॉलिंग इन पैक्ड बेड में रिड्यूस परफॉर्मेंस। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपको एब्जॉर्प्शन यहाँ पे फिनिश होता है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने इसके बारे में थ्योरी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स के बारे में जाना, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन जाना, इक्विपमेंट्स के बारे में जाना, फिर जो दो के बारे में हमें डिटेल में जानना था उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सब मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन। अब तक हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, अभी ये एडजॉर्प्शन। इसका भी काम कुछ उसी तरह का, बस इसमें हम एडजॉर्प्शन कुछ मीडियम का यूज़ करेंगे। जैसे जियोलाइट एक्टिवेटेड कार्बन होता है, इसके हेल्प से हम गैसेस पॉल्यूटेंट को ट्रैप कराएंगे उसके अंदर एंड देन उसको रिमूव करेंगे। जियोलाइट के बारे में आप लोगों ने सुना, उसका यूज़ हम इसमें करेंगे। खैर हम इसमें जानते हैं एडजॉर्प्शन इन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इन्वॉल्विंग रिमूविंग गैसेस पॉल्यूटेंट, ठीक है। किस लिए यूज़ करते हैं? गैसेस पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन एयर स्ट्रीम। हवा में से गैस जो एग्जॉस्ट होता है वहाँ से, उसमें से गैसेस पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए हम एडजॉर्प्शन को यूज़ करते हैं, सेम एज एब्जॉर्प्शन, बाय ट्रांसफरिंग देम टू द सरफेस ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। सॉलिड एब्जॉर्बेंट का हम यूज़ करते हैं। बस यूँ मान लीजिए कि जैसे ये एक डिवाइस है, तो डिवाइस के अंदर में हम एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट का यूज़ कर रहे हैं। अब इधर से हम इसको गैस को फ्लो कराएंगे और ये जो एब्जॉर्बेंट है ये इसमें प्रेजेंट गैसियस पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से क्लीन हवा बाहर फेंक देगा। और ये जो एब्जॉर्बेंट होता है वो जियोलाइट का बना हो सकता है, एक्टिवेटेड कार्बन का बना हो सकता है। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना तो इसकी कंस्ट्रक्शन आप समझ जाइएगा। खैर आगे पढ़ते हैं। तो सच एज जो आपका सॉलिड एब्जॉर्बेंट है वो बना होता है सच एज, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन है, एक्टिवेटेड कार्बन के हेल्प से बना हुआ होगा, या फिर जियोलाइट से बना हो सकता है, या फिर पॉलीमर से भी बना हो सकता है। मेनली ये तीनों को यूज़ करते हैं एज अ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। और एब्जॉर्बेंट का काम क्या होगा? गैसेस पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर। तो पॉल्यूटेड एयर पासेस थ्रू बेड और ऑफ देयर मटेरियल वेयर द
कंटामिनेंट आर हेल्ड बाय फिजिकल और केमिकल फोर्स। ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन इज द मोस्ट कॉमन एब्जॉर्बेंट ड्यू टू इट्स हाई सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी और हाई सरफेस एरिया के कारण हम इससे रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस है उसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन को ही मेनली यूज करते हैं। और एक्टिवेटेड कार्बन ज़्यादा अच्छी इफिशिएंसी भी प्रोवाइड करती है, विच इफेक्टिवली ट्रैप ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एंड कंट्रोल ऑडोर्स जो है वीओसी एंड ऑडोर्स को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्ब कर पाता है अपने अंदर, इस वजह से इसकी इफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाती है। तो द प्रोसेस कैन बी नॉन रिजनरेटिव सैचुरेटेड एब्जॉर्बेंट रिप्लेस और रिजनरेटिव एब्जॉर्बेंट आर ट्रीटेड रिकवर एंड कैप्चर। ये तो आपका नॉन रिजनरेटिव एंड रिजनरेटिव से रिलेटेड है। तो बेसिकली एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्बेंट यूनिट है ये भी गैसेस पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट को यूज़ करते हैं। जैसे प्रीवियस हम एक मीडियम की तरह वाटर को यूज़ कर रहे थे, तो इसमें हम सॉलिड एब्जॉर्बेंट यूज़ करेंगे। उसमें हम लिक्विड कर रहे थे, इसमें हम सॉलिड करेंगे। और वो बना होगा एक्टिवेटेड कार्बन का हो सकता है, जियोलाइट का हो सकता है, पॉलीमर का हो सकता है। और उसका काम क्या है, वो आपका गैसेस पॉल्यूटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा एंड जो क्लीन हवा है उसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फोर्स, जिसे हम वैन वाल फोर्स भी बोलते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द। अब ये फिजिकल फोर्स यानी कि वैन वाल्स जिसे बोलते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग ये किसके बीच होगा, वही पॉल्यूटेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। जो एब्जॉर्बेंट हम यूज करें सॉलिड एब्जॉर्बेंट और आपका जो पॉल्यूटेंट्स गैसेस पॉल्यूटेंट के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा, फिजिकल फोर्स लगेगा एंड केमिकल बॉन्डिंग के हेल्प से द पॉल्यूटेंट्स मॉलिक्यूल सरफेस आपका एब्जॉर्प्शन यूनिट इस प्रिंसिपल पे काम करता है। द लार्जर द सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी ऑफ द एब्जॉर्बेंट द हायर इज द एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। मेनली प्रिंसिपल पे आपको फिजिकल फोर्स ध्यान रखना और केमिकल बॉन्डिंग होता है बिटवीन द एब्जॉर्बेंट सरफेस, एब्जॉर्बेंट जो सरफेस है, और मॉलिक्यूल्स यानी कि गैसेस पॉल्यूटेंट के बीच में। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यही है, फिजिकल और केमिकल दो तरह का होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल जो है आपका वो फिजिकल फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, कॉज्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स यानी कि फिजिकल फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर एंड ऑक्योर एट लो टेम्परेचर पे एंड रिवर्सिबल इन नेचर होता है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन। सेकेंड आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड पॉल्यूटेंट। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है आपका वो केमिकल बॉन्डिंग के हेल्प से होगा। या मैंने आपको जो दो प्रिंसिपल बताया, तो ये फिजिकल फोर्स यानी कि आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। और केमिकल बॉन्डिंग किसके बीच में, एब्जॉर्बेंट और पॉल्यूटेंट्स के बीच में होगा। ये आपका इरिवर्सिबल एंड यूजुअली ऑक्योर इन हाई टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर में होता है और ये आपका हाई टेम्परेचर में होता है। ये रिवर्सिबल होता है एंड ये इरिवर्सिबल होता है। क्लियर है टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन टावर यूनिट फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। एब्जॉर्प्शन टावर के बारे में, ये भी एक काइंड ऑफ डिवाइस है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से डिवाइस है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि बस यहाँ पे जो हम एक सॉलिड एब्जॉर्बेंट बेड का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक आसान सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर में हम बस एक यूनिट यूज़ कर दे रहे हैं यहाँ पे, जो आपका एब्जॉर्बेंट यूनिट होता है। यहाँ से गैस एंटर करेगा, एब्जॉर्बेंट यूनिट उसको एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से क्लीन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना ही है। तो एन एब्जॉर्बेंट टावर यूज टू सॉलिड मटेरियल, एक सॉलिड मटेरियल, जो मैंने आपको ये मटेरियल बता रहा हूँ, एक सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, टू कैप्चर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द स्टीम थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो गैसेस पॉल्यूटेंट है उसमें से गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम सॉलिड मटेरियल का यूज कर रहे हैं, और सॉलिड मटेरियल किस चीज का बना हुआ होगा, एक्टिवेटेड कार्बन, जियोलाइट का बना हुआ हो सकता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, कंटामिनेट एयर पासेस थ्रू अ बेड ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये जो आपको एब्जॉर्बेंट बेड दिख रहा है, इसी से पास कराएंगे हम गैस को, और ये उसको एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। ठीक है,
विच हैज़ अ हाई सरफेस एरिया, जिसकी सरफेस एरिया काफ़ी हाई होती है, एंड पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट को ये मेनली करेगा, ये तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑडोर हो गया, ये सबको मेनली एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, ठीक है, अपने सरफेस पे, ये जो आपका सरफेस है सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें जो अगला पॉइंट है, तो द पॉल्यूटेड कार्बन इज देन आइदर रिप्लेस्ड और रीजनरेटेड एंड द क्लीन एयर इज रिलीज। जो आपका पॉल्यूटेंट है, कार्बन है, वो रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, और इसके बाद आपका क्लीन हवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसी इमेज में आपको समझा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, वर्किंग की तरफ भी इसे समझिएगा। स्टीम जो आपका गैस है यहाँ से इंटर कर रहा है, और यहाँ से आपका गैस वन साइड से गैस एग्जिट कर जाएगा। तो पाइप, ये आपका पाइप आउटलेट है, यहाँ एग्जिट पाइप है। तो सिंपल है, यहाँ से गैस इंटर करेगा, यहाँ पे आपका मीडियम है। मीडियम किस चीज़ का बना हुआ है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बेड, जो कि बना हुआ आपका एक्टिवेटेड कार्बन से। तो ये एक्टिवेटेड कार्बन में आपका गैस जो स्टीम है वो टच करेगा। तो इसमें जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो काम क्या करेगा कि वो गैसियस पॉल्यूटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, एंड देन यहाँ से वो चीज़ बाहर निकल जाएगी, आपका क्लीन एयर, ठीक है। उसके बाद इसको, ये जो आपका मीडियम, उसको हम क्लीन कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इस इमेज में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये आपका दिख रहा है एब्जॉर्प्शन लेयर, एब्जॉर्प्शन बेड है ये, ठीक है। तो इसमें वही है, सिंपल, एक साइड से इन करेगा, यहाँ से आपका ये देखिए, यहाँ से ट्रीटेड गैस बाहर निकल जा रहा है, और यहाँ से गैस इन कर रहा है आपका, एक साइड से गैस इन करेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आपका है, तो एक साइड से यहाँ से गैस इन करेगा, यहाँ पे आपका बेड है, बेड लगा, मतलब कि एब्जॉर्प्शन बेड है, और यहाँ से आपका क्लीन गैस बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से इन किया, इन करने के बाद वो ऊपर उठेगा, यहाँ पे लगा रखे एक्टिवेटेड कार्बन, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बेड। तो उसमें गैसेस पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप होने के बाद वो ऊपर क्लीन हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इसके बाद हम इसे रिप्लेस या रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहिएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन टावर। जो हम एब्जॉर्प्शन टावर पढ़ रहे हैं उसके कौन कौन से टाइप है, तो इसमें पहला आता है फिक्स्ड बेड टावर, दूसरा मूविंग बेड टावर, और तीसरा आपका फ्लूइडाइज्ड बेड टावर। तो पहला आपका फिक्स्ड बेड टावर, इसमें हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन रिमेन स्टेशनरी। एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्बेंट है, जो ये आपका एब्जॉर्बेंट दिख रहा है, दिस वन, तो ये स्टेशनरी होता है, मतलब फिक्स होता है एक जगह पे, गैस पासिस थ्रू। और इसमें इस फिक्स बेड में जो एब्जॉर्बेंट है ये फिक्स होगा, और गैस पास करेगा फ्रॉम बॉटम टू अप, ऊपर की ओर। ये इसकी खासियत है फिक्स बेड में। सिंपल डिजाइन है, हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, बट नीड पीरियोडिक रीजनरेशन। जो आपका बेड है, इस बेड को पीरियोडिक टाइम टू टाइम हमें रीजनरेट या रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिंपल डिजाइन, और आपका इफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सेकेंड है मूविंग बेड। इसमें सिंपल है, जो आपका बेड होगा वो मूवमेंट में रहेगा, मूव करता रहेगा, मूवमेंट में रहेगा। तो एब्जॉर्बेंट मूव स्लोली डाउनवर्ड वाइल गैस मूव अपवर्ड। एब्जॉर्बेंट वो नीचे की ओर आएगा, और गैस है ये इसमें ऊपर की ओर जाएगा। बस यही, ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में रिलेट करके, को रिलेट करके पढ़ता रहेगा। फिक्स में आपका जो बेड है वो फिक्स रहेगा, और मूविंग में बेड है जो वो मूवमेंट में रहेगा। कंटिन्यूअस ऑपरेशन सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड है आपका फ्लूइडाइज्ड बेड टावर। इसमें गैस फ्लो एट हाई वेलोसिटी। इसमें जो गैस है वो हाई वेलोसिटी, काफ़ी स्पीड से फ्लो करेगा इसके अंदर में। सस्पेंडेड एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स प्रोवाइड मैक्सिमम कंटेंट एंड हाई एफिशिएंसी। चूँकि ये हाई वेलोसिटी रहता है तो इसकी एरिया भी काफ़ी बड़ी होती है, इसकी वजह से हाई मैक्सिमम कंटेंट हमें देना होता है, और तब जाके इसकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी, हाई आएगी। तो ये था टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन टावर। एप्लीकेशन की बात करें एब्जॉर्प्शन टावर की, तो केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, जिसमें से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए गैस में से, ठीक है, एंड सॉल्वेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज़ करते हैं इसे। बेंजीन हो गया, टोलेन हो गया, जाइलोन, एक्सोलोन वेपर को कंट्रोल करने के लिए। फूड इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं,
इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन यूनिट की तरह। ठीक है, तो ये सब कुछ इसकी एप्लीकेशन है ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोनों आपके यूनिट का एक मेजर टॉपिक है, तो इसके डिफरेंस के बारे में डिफरेंस से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप चूंकि ये दोनों समझ चुके हैं तो आप खुद से भी डिफरेंस बना करके लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड्स दे देता हूँ। इसके डिफिनेशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दी कि प्रोसेस है इन विच मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। उसकी सॉलिड लिक्विड सरफेस था उस पर आकर के एयर पॉल्यूटेंट्स, गैसियस पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह से मास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वहीं अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट इनटू बल्क, क्योंकि इसमें हम सॉलिड मीडियम का यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन जियोलाइट का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो गैसेस पॉल्यूटेंट होता है ना वो इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेपरेशन होता है। फिनोमिना की बात करें तो इसमें सरफेस फिनोमिना देख सकते हैं आप, अभी आपने पढ़ा है सरफेस पे होता है, और इसमें बल्क फिनोमिना होता है। ठीक है, यूजुअली वीक वेंडर वॉल के तरह इसमें होता है एब्जॉर्प्शन में। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो समटाइम स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होती है इसमें, और इसमें आपका इन्वॉल्व यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द इंटायर वॉल्यूम। रेट ऑफ प्रोसेस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में रैपिड एट द बिगिनिंग एंड देन स्लो एट सरफेस गेट सेचुरेटेड। ठीक है, सरफेस पे स्लो करके सेचुरेटेड हो जाता है। वही अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जनरली यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस, इसमें यूनिफॉर्म होता रहता है कंटिन्यूअस अंटिल इक्विलिब्रियम रीच, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाता तब तक ये यूनिफॉर्म में और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, जनरली बढ़ता ही रहता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें तो जनरली डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर की इफेक्ट। ठीक है, और वहीं अगर एब्जॉर्प्शन बात करें तो जनरली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर इफेक्ट इसमें बढ़ते जाता है, और इसे हम एंडोथर्मेटिक प्रोसेस बोलते हैं और इसे एक्सोथर्मेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन और कंबसन, जो आपका मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ, हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, अब हमें कंबसन के बारे में पढ़ना है, कंडेंसेशन एंड कंबसन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन एंड कंबसन के बारे में। कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वेपर को कंडेंस करते हैं, और कंबसन के बारे में आप जानते हैं, कंबसन इग्नाइट करना, तो कुछ उसी से रिलेट करके ये चीज़ें होगी। ठीक है, आइए हम आपको अच्छे से शब्दों में समझाते हैं। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैसेस पॉल्यूटेंट और वेपर इनटू लिक्विड। जो आपका गैसेस पॉल्यूटेंट है उसको, या फिर जो वेपर है, मैंने आपको बताया कि जो कंडेंसेशन क्या है, कि कंडेंसेशन हम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे होगा, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करेगा गैसियस पॉल्यूटेंट या फिर वेपर को लिक्विड में फ्रॉम बाई। अब ये कन्वर्ट कैसे करें, या तो ठंडा करके कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कंप्रेस करके, गैस स्टीम को कंप्रेस कर देंगे या फिर कूल करेंगे। यही दो प्रोसेस हम कंडेंसेशन के फिनोमिना को कंप्लीट करते हैं, तो वही इसमें होता है। इट इज़ मेनली यूज टू रिकवर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मेनली यूज किया जाता है VOC को रिकवर करने के लिए, एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इमिशन। ये दो काम इसका होता है, VOC को कंट्रोल करना एंड इंडस्ट्रियल इमिशन को कंट्रोल करना। कंडेंसेशन यूज कूलिंग टू कैप्चर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर गैसेस पॉल्यूटेंट। कंडेंसेशन कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है VOC को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर और जो गैसेस पॉल्यूटेंट होता है उसको। वाइल कंबसन, वहीं कंबसन की बात करें तो केमिकली ऑक्सीडाइज दीज पॉल्यूटेंट इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये जो हार्मफुल गैस है SOx NOx है, तो इसको क्या करता है, ये बेसिकली इसको लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करता है विद द प्रोसेस ऑफ कंबसन। कंडेंसेशन तो आपको समझ में आ गया कि ये बेसिकली गैसेस पॉल्यूटेंट को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कंबसन जो है वो केमिकल ऑक्सीडाइज प्रोसेस है जो हार्मफुल गैस को, हार्मफुल सब्सटेंस को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देगा। और ये इसी प्रोसेस से निकलता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर।
ठीक है, हार्मफुल गैस से लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करता है कैटालिटिक कन्वर्टर भी। ठीक है, तो खैर यहाँ पे बात करते हैं बोथ आर मेथड फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, दोनों एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का मेथड है, विद कंडेंसेशन एक्टिंग एज अ प्री ट्रीटमेंट और रिकवरी मेथड। वहीं कंबसन आपका है सर्विंग एंड डिस्ट्रक्शन मेथड, बट नाइदर डायरेक्टली कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल करने से इसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो कंडेंसेशन है वो प्री ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है और कंबसन पोस्ट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स था। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कंडेंसेशन के बारे में। तो ये एक सिंपल डिजाइन होता है इसका, रिलायबल मेथड है, सिंपल एंड रिलायबल मेथड है आपका। इनेबल्स रिकवरी ऑफ, ये आपका मैं आपको बताएं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट को रिकवर करने के लिए यूज़ किया जाता है इसे, एंड कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इफिशियंट फॉर हाई कंसंट्रेशन वेपर, हाई कंसंट्रेशन वेपर को के लिए इफिशियंट होता है। लिमिटेशन इसकी बात करें तो नॉट इफेक्टिव फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, जहाँ पे बहुत लो नॉर्मल पॉल्यूशन लेवल है तो उस वहाँ पे इस प्रोसेस को, इस मेथड को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन और हाई एनर्जी ऑफ कूलिंग कंप्रेसर, जानते कि रेफ्रिजरेटर से बना है, रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेशन से बना है रेफ्रिजरेटर, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए हमें हाई कूलिंग या फिर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से ये इसकी एक लिमिटेशन है। इफिशिएंसी डिक्रीज फॉर गैस विथ लो कंसनट्रेशन कंडेंसेशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर का कंडेंसेशन टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पे इसकी इफिशिएंसी कम जाती है। वहीं एप्लीकेशन की बात करें तो रिकवर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वीओसी के या फिर पेंट इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिकवर करने के लिए। कंट्रोल ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इमिशन इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में वीओसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज प्री ट्रीटमेंट स्टेप बिफोर एब्जॉर्बिंग एंड कंबसन। अब एब्जॉर्बिंग मैंने आपको पहले बताया और कंबसन भी आपको बता चुका हूँ, तो उससे पहले इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं, कंडेंसेशन को, एज अ प्री ट्रीटमेंट स्टेप। ठीक है, अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डायरेक्ट फ्लेम इंसिट्रेशन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये इसमें बेसिकली फ्लेम के हेल्प से, कंबसन के हेल्प से फिनोमेना होगा। तो डायरेक्ट फ्लेम इंसिट्रेशन, मैं आपको पहले इसकी इमेज दिखा दी, ये कुछ इस तरह का इमेज होता है, ये आपका फ्लेम के हेल्प से काम करता है। ठीक है, बर्नर के हेल्प से। ओके, तो इसे पढ़ते हैं। कैटालिटिक इंसिट्रेशन इज एन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये भी एक काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, डेट यूज अ कैटालिटिक, जो कि एक कैटालिटिक को यूज़ करता है। ध्यान रखिए, कैटालिटिक काइंड ऑफ मटेरियल होता है जो कि हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट करता है, टू ऑक्सीडाइज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर ऑर्गेनिक कंटामिनेंट एट लो टेम्परेचर देन ट्रेडिशनल थर्मल इंसिट्रेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक कैटालिटिक को यूज़ करता है जो कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर अदर ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स है, जो लो टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर को आपका कंडेंसेशन नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो उसके लिए इस डिवाइस को बनाया गया है। ठीक है, कन्वर्टिंग देम इनटू रियलिटी हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि जो हार्मफुल गैस है उसको हार्मलेस गैस में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इसमें क्योंकि ये कुछ हार्मफुल है नहीं, तो हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कैटालिटिक इंसिट्रेशन। ठीक है, तो द प्रोसेस रिक्वायर लेस फ्यूल, ये प्रोसेस आपको कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट खोजती है। अलाउ फॉर स्मॉल इक्विपमेंट एंड इफेक्टिव फॉर स्टीम विथ लो ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन। लो ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन के लिए आपका ओके एक टॉपिक छूट गया, कोई नहीं। तो लो ऑर्गेनिक के लिए जो हमने आपका कंबसन और कंडेंसेशन बताया था वो सही नहीं था, तो इसीलिए आपको कैटालिटिक इंसिट्रेशन को यूज़ किया गया था। तो कॉमन कैटालिटिक इंसिट्रेशन प्लेटिनियम और प्लेडियम, जो कॉमन कैटालिटिक मटेरियल यूज़ करते हो, या तो प्लेटिनियम को यूज़ करेंगे या प्लेडियम को यूज़ करेंगे या फिर कैडियम को भी यूज़ करते हैं, विद द चूजिंग डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। ठीक है, वहीं अगर कैटालिटिक इंसिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग हैजर्डस गैस, ये एक तरह का मेथड है जो कि हैजर्डस हार्मफुल गैस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। वीओसी, जैसे कि वीओसी हो गया, ऑडोस हो गया, ऑडोस कंपाउंड जो हार्मफुल गैसेस कंपाउंड होते हैं उसको ऑडोस कंपाउंड बोलते हैं। बाई ऑक्सीडाइजिंग देम एट लोअर टेम्परेचर यूजिंग कैटालिटिक इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर converting harmful gas to the less harmful gas. It is widely used in chemical,
फार्मेसी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गया, पेंटिंग इंडस्ट्री वेयर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इमिशन आर कॉमन। तो ये आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर भी इसे बोलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक चीज़ छूट गया था, मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ, डायरेक्ट फ्लेम इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्लेम इंस्टीट्यूशन एक सिंपल थर्मल प्रोसेस होता है, थर्मल जो कि हीट से रिलेटेड है, प्रोसेस होता है जो कि डिस्ट्रॉय वेस्ट गैसियस और जो गैस पॉल्यूटेंट्स है या सॉलिड पॉल्यूटेंट्स उसको डिस्ट्रॉय करने के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, बाय एक्सपोजिंग देम इनटू हाई टेम्परेचर। अब जैसे कि कोई भी जो बाई प्रोडक्ट है उसको ले जा करके आग में जला देंगे, तो आग में जलाने से वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया कहानी। तो वही के उसी के प्रोसेस पे एक प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, गैसेस पॉल्यूटेंट सॉलिड पॉल्यूटेंट को आग में डाल करके हाई टेम्परेचर पे डाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कंबसन चैम्बर विथ सप्लीमेंट्री फ्यूल और ऑक्सीजन, दिस मेथड इफेक्टिव ऑक्सीडाइज कंबसन कंपाउंड इन वेस्ट स्टीम रिड्यूसिंग देम टू सिंपल लेस हार्मफुल कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और आग जलने से CO2 प्रोड्यूस होगा, कंप्लीट कंबसन होता है तो, या फिर वाटर वेपर में बेसिकली ये कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है टू द एटमॉस्फेयर। While effective for concentration, waste, steam and gas refuse, its simplicity means it can be energy initiative and may require advanced pollution control to manage emission from less concentration or complex waste type. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, डायरेक्ट फ्लेम इंस्टीट्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट गैस। वेस्ट गैस को जलाने का एक प्रोसेस है, डायरेक्ट इन एन ओपन फ्लेम। ओपनली डंपिंग यार्ड में जैसे जलाया जाता है, तो ओपनली मतलब फ्लेम, ओपन फ्लेम में जलाने का एक प्रोसेस है, विदाउट यूजिंग सेपरेशन कंबसन चैम्बर, बिना किसी सेपरेट कंबसन चैम्बर को यूज़ किए हुए। इट इज़ वाइडली यूज इन रिफाइनरीज, जैसे आप लोगों ने रिफाइनरीज देखा होगा, रिफाइनरीज में ऊपर साइड में जो उसका चिमनी होता है, ऊपर साइड में हमेशा आग जलता रहता है, तो वहाँ पे हार्मफुल गैस को सीधा बर्न कर दिया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो गया, डिस्पोजल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फ्लेमेबल गैस, तो ये आपका डायरेक्ट फ्लेम इंस्टीट्यूशन है। इसी के अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर, ये आप ये देख लीजिए, देखिए बर्नर है, ये आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर है। यहाँ से जो भी इंटर करता है उसको सीधे यहाँ पे बर्न करा देते हैं, और फिर कैटेलिटिक कन्वर्टर से उसको पास कराते हैं, ताकि जो हार्मफुल गैस है जो कुछ बच गया उसको क्लीन कर दे, और यहाँ से सीधे से हीट एक्सचेंजर के थ्रू बाहर क्लीन हवा यहाँ से बाहर कर देते हैं हीट एक्सचेंजर के थ्रू। और हीट एक्सचेंजर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको दोबारा से हम यहाँ भेज देते हैं, जाओ तुम फिर से काम करो। ठीक है, तो ये होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि कैटेलिटिक इंस्टीट्यूशन, कैटेलिटिक कन्वर्टर एक कन्वर्टर होता है जो कि एक काइंड ऑफ मटेरियल है जो बना होता है प्लेटिनियम, पैडियम, कैडियम की हेल्प से, जो कि प्रीसियस मेटल है, जो महंगा मेटल आता है ना, उसकी हेल्प से बना होता है, और इसी कारण इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये मटेरियल बेसिकली काम क्या करता है, जो भी हार्मफुल गैस है जो एग्जॉस्ट से रिलीज होता है उसको ये लेस हार्मफुल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। मेनली कैटेलिटिक कन्वर्टर को व्हीकल में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका सबसे मेन एप्लीकेशन है व्हीकल में। ठीक है, तो ये आपको इस स्लाइड में था, थोड़ा सा मिस स्लाइड हो गया था, तो मैं आपको दोबारा से कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे एडवांटेजेस के बारे में। तो लो ऑपरेशन टेम्परेचर, कंपेयर द थर्मल इंस्टीट्यूशन एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी सेविंग है ये। कंप्लीट रिडक्शन ऑफ लो कंसंट्रेशन पॉल्यूशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन पॉल्यूशन के लिए भी ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है। रिड्यूस फॉर्मेशन NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या फिर अदर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो भी था उसको फॉर्मेशन को ये कम कर देता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिजाइन सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशन, कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए सुटेबल होता है क्योंकि ये छोटा सा डिवाइस होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ओके मैं आपको दिखा दूंगा आगे। ठीक है, तो छोटा डिवाइस होता है। लिमिटेशन की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट ड्यू टू कैटेलिटिक का मैंने आपको बताया कैटेलिटिक महंगा मटेरियल होता है, कैडियम, प्लेटेनियम, ये सब को यूज़ करके बनाते हो, तो इसकी वजह से की कॉस्ट बढ़ जाती है। कैटेलिटिक में पॉइजन, ये थोड़ा सा पॉइजन हो सकता है, जैसे एनिमल्स को, मतलब ये पॉइजन की तरह होता है। लॉस एक्टिविटी एक्सपोज सर्टेन केमिकल, जैसे सल्फर कंपाउंड्स हो गया, ये रिलीज कर देता है। तो रिक्वायर्ड केयरफुल टेम्परेचर एंड फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन। एप्लीकेशन की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में VOC को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फार्मेसी इंडस्ट्रीज हो गया, जो फार्मास्यूटिकल प्लांट जो होता है उसमें ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। पेंट शॉप में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक आपका कंबसन मेथड छूट रहा था ऊपर में, तो वो है आपका कंबसन इज ऑल्सो कॉल्ड
इंसिट्रेशन, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन एयर पॉल्यूटेंट्स मेनली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, HC हो गया, या फिर टॉक्सिक गैस इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या HO2 में, यानी कि जो हार्मफुल गैस है यानी कि VOC हो गया या फिर HC हो गया, टॉक्सिक गैस हो गया, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू हार्मलेस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाटर H2O. इट इज़ वाइडली यूज टू इंडस्ट्री टू डिस्ट्रॉय हैजर्डस गैस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंबसन की बात करें तो व्हेन अ पॉल्यूटेड गैस स्टीम, ये सब मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम कम होता है। तो व्हेन अ पॉल्यूटेड गैस स्टीम इज हीटेड टू अ सफिशिएंट हाई टेम्परेचर इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन पॉल्यूटेंट अंडरगोज ऑक्सीडाइजेशन, दिस केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट हार्मलेस गैस इंटू नॉन टॉक्सिक लेस हार्मफुल गैस में, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड में। कि इस प्रिंसिपल पर आपका कंबसन का फिनोमिना काम करता है। टाइप ऑफ कंबसन सिस्टम की बात करें तो डायरेक्ट फ्लेम कंबसन, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हूँ, ठीक है। सेकेंड होता है आपका थर्मल कंबसन एंड थर्ड होता है आपका कैटालिटिक कंबसन। तो डायरेक्ट फ्लेम कंबसन में आपको अभी पढ़ाया हूँ, जो पॉल्यूटेड गैस बर्न होता है ओपन फ्लेम में, जो स्टिक होता है, जो आपका चिमनी होता है, चिमनी के ऊपर में ही इसको जला देते हैं ओपन फ्लेम में। इस पर अभी मैं डिटेल में आपको इससे पहले के स्लाइड्स में पढ़ा चुका हूँ। सिंपल है, इफेक्टिव फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड है आपका थर्मल कंबसन, ये पॉल्यूटेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर जैसे 700 से 1000 डिग्री टेम्परेचर तक। रिक्वायर्ड हाई फ्यूल कंजप्शन ये खोजता है, इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। वहीं कैटालिटिक कंबसन की बात करें तो एक कैटालिटिक का यूज़ करता है, जैसे कि प्लेटिनियम हो गया एंड मेटल ऑक्साइड, ये सब मटेरियल है कैटालिस्ट का। टू लोअर ऑक्सीडाइजेशन टेम्परेचर, एनर्जी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर लो कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट्स। इसी की वजह से इसे नॉर्मली व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इमिशन पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ी है, व्हीकल्स हैं, व्हीकल के एग्जॉस्ट से व्हीकल के अंदर जो कंबसन की प्रोसेस होती है तो उससे कुछ हार्मफुल गैस जनरेट होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन, ये सब जनरेट होता है। तो इसको कंट्रोल भी करना जरूरी है क्योंकि आप जाने की पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है उतनी स्पीड से लोग व्हीकल्स खरीद रहे हैं, तो व्हीकल से निकलने वाले एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है उस पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोमोबाइल आप समझ गए, व्हीकल इंडस्ट्री को ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल से आप स्मार्टफोन मत समझ लीजिएगा, ऑटोमोबाइल इज रिलेटेड टू व्हीकल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल आर मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स है ऑटोमोबाइल, स्पेशली फॉर अर्बन एरिया के लिए खास करके। दे इमिट हार्मफुल गैस, ये हार्मफुल गैस को इमिट करता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड है आपका, एंड पार्टिकुलेट मैटर को भी ये रिलीज करता है। ये काफ़ी हार्मफुल गैस है, इससे आपको बहुत हार्म हो सकता है आपके बॉडी को। कंट्रोलिंग दीज इमिशन इज एसेंशियल टू रिड्यूस हैजर्ड्स, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि आप हेल्थ हैजर्ड्स को कम कर सके, स्मोक फॉर्मेशन को कम कर सके, एसिड रेन आपका SO2 NOx की वजह से एसिड रेन होता है, एंड ग्लोबल वार्मिंग को भी बचा सके, ग्लोबल वार्मिंग होने से रोक सके। तो हम इसमें जानेंगे कि कंट्रोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैसे होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एंड ऑटोमोबाइल इमिशन, ये सबको कंट्रोल कैसे करें, वन बाय वन हम इस सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक्निक फॉर इमिशन कंट्रोल, जो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है हार्मफुल गैसेज, उसको कंट्रोल करने के क्या क्या टेक्निक्स हैं, तो उसमें हम वन बाय वन एक टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंजन को मॉडिफाई करके हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका व्हीकल है, व्हीकल का इंजन से ही तो जनरेट हो रहा है ना, उसके अंदर तो जो आपका IC इंजन है उसी के अंदर कंबसन होता है, तो हम कुछ इंजन में ही मॉडिफिकेशन करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका इफिशिएंट कंबसन, जो कंबसन होगा, तो अगर कंबसन कंप्लीट होता है ना तो बहुत सारे गैस रिलीज ही नहीं होते, तो एक अच्छा इफिशिएंट कंबसन हम वहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे। इंश्योर कंप्लीट बर्निंग, जो फ्यूल हम डालते हैं उसकी बर्निंग कंप्लीट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन जनरेट कम होगा। ये दोनों इनकम्प्लीट कंबसन से ही जनरेट होता है। सेकेंड आपका लीन फ्यूल एयर मिक्सर, यानी कि फ्यूल और एयर मिक्सर, जो कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर आता है तो वो प्रॉपर रेशियो में आना चाहिए, ठीक है। लोअर फ्यूल कंटेंट रिड्यूस इमिशन। टर्बो चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, टर्बो चार्जिंग और या इन शॉर्ट में EV बैटरी को यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, बैटरी फ्यूल इफिशिएंसी
एंड फुल फेवर पॉल्यूटेंट, मतलब जो बैटरी ईवी होता है वो बहुत ना के बराबर पॉल्यूशन को इमिट करता है, तो हमें ईवी पे शिफ्ट होना चाहिए। ये तो आपका इंजन को मॉडिफाई करके हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम फ्यूल को भी मॉडिफाई करके कर सकते हैं, फ्यूल मॉडिफिकेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका लो सल्फर फ्यूल। हम ऐसे फ्यूल का यूज़ करेंगे जिसमें सल्फर कंटेंट कम हो, जिसकी वजह से SO2 का इमिशन ही नहीं होगा, कम होगा और व्हीकल चलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो लो सल्फर फ्यूल का हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है आपका अनलीडेड पेट्रोल, ठीक है, प्रिवेंट लीड पॉइजनिंग फ्रॉम एग्जॉस्ट, ठीक है। बायोफ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया या बायोडीजल हो गया। इस पे अभी काफ़ी डिटेल से रिसर्च चल रही है इथेनॉल यूज़ करने का। अभी भी E30 का एक नया गवर्नमेंट का स्कीम आया जो 100% पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिला हुआ रहेगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। क्लीनर अल्टरनेटिव, रिन्यूएबल एंड रिड्यूस कार्बन CO इमिशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, LPG, ये सबको यूज़ करना चाहिए हमें। प्रोड्यूस फ्यूबर इमिशन, बहुत ना के बराबर ही इमिशन को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से फ्यूल को मॉडिफाई करके हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इमिशन को। नेक्स्ट आपका एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट। अब यहीं पे आपका मेन डिवाइसेस का यूज़ होगा। जो आपका व्हीकल है, व्हीकल के एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, ठीक है, तो उस धुआं को हमें कंट्रोल करने के तरीके ढूंढने चाहिए, ठीक है। तो वही आपका एग्जॉस्ट गैस को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसमें हमें सबसे पहले आपका मेजर होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। कैटालिटिक के बारे में आपको बताया हूँ कि कैटालिटिक एक काइंड ऑफ डिवाइस होता है जो कि हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है। व्हीकल से हार्मफुल गैस निकलता है, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर से पास कराएंगे, और पास कराने के दौरान क्या होगा कि वो हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। तो एक डिवाइस है फिटेड, जो कि फिट किया जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम में, व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम इसको फिट किया जाता है। तो जो आपका कैटालिटिक होता है ना, वो बना होता है आपका प्लेटिनियम से, प्लेडियम से एंड रोडियम से। ये तीनों प्रेशियस मेटल होता है, इसके हेल्प से बना हुआ होता है वो, जो कि कन्वर्ट करता है हार्मफुल गैस को इनटू लेस हार्मफुल गैस। जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। हाइड्रोकार्बन को ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब हार्मफुल गैस नहीं है, तो यही इसका काम होता है। वाइडली यूज़ किया जाता है मॉडर्न कार में, जो BS6 के इंजन है उसमें इसको यूज़ करना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका पहला टेक्निक हो गया। दूसरा आपका डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, DPF, एक फिल्टर होता है जो कि डीजल को फिल्टर करने की काम करता है। तो ट्रैप सूट पार्टिकल फ्रॉम डीजल, जो सूट पार्टिकल्स होता है डीजल में, उसको ये फिल्टर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। इस वजह से आपको क्लीन डीजल इंजन तक जाता है। पीरियोडिकली बर्न ऑफ एक्यूमुलेटेड सूट एंड क्लीन इटसेल्फ। थर्ड है आपका एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, EGR। अ पोर्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज रिसर्कुलेटेड इनटू इंजन, ठीक है, लोअर कंबसन टेम्परेचर एंड रिड्यूस NOx। तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में आपको डिटेल में जानना है आपके सिलेबस में, वैसे आपको ये सारे मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका D की बात करें तो एवोपरेशन इमिशन कंट्रोल करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है, ट्रैप फ्यूल वेपर फ्रॉम द फ्यूल टैंक, वेपर आर लेटर सेंड टू द इंजन। नेक्स्ट आपका इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम, जो व्हीकल उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम उसे मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलेट व्हीकल मेंटेनेंस, इंश्योर प्रॉपर फ्यूल कंबसन, ठीक है, प्रॉपर फ्यूल कंबसन के लिए हमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। पीरियोडिकली पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC चेक, रिड्यूस फ्यूलिटी व्हीकल इमिशन, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स के हेल्प से हम कार्बन इमिशन, व्हीकल से होने वाले कार्बन इमिशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो हमारा यूनिट 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इंडस्ट्री से, जो व्हीकल से रिलीज होता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाई एंड 3,4 ट्राई, आर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल। जो सल्फर कंटेनिंग फ्यूल होता है
जब उसको हम बर्न करते हैं तो उस समय SO2 या फिर SO3 रिलीज होता है, जैसे कि कोयला हो गया, ऑयल, डीजल, ये सब चीज़ को जब बर्न कीजिएगा आप व्हीकल में, इंडस्ट्रीज में, तो आपका SO2 SO3 रिलीज होगा। दे कंट्रीब्यूट, जो कि इसी की वजह से एसिड रेन होता है, स्मोक फॉर्मेशन होता है, कोरिजन ऑफ बिल्डिंग का स्ट्रेंथ या बिल्डिंग में प्रॉब्लम होता है, रिस्पिरेटरी इलनेस, साथ में आपका क्रॉप तक डैमेज होता है विद द बाई SO2। तो इसको कंट्रोल करना एक चैलेंज है। कंट्रोलिंग SO2 इमिशन इज एसेंशियल फॉर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हमें SO2 को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है? तो फ्यूल डिसल्फ्राइजेशन, जो फ्यूल है उसमें सल्फर की कंटेंट को कम करेंगे या फिर ख़त्म करेंगे, इसको बोलते हैं फ्यूल डिफ्यूलराइजेशन। तो रिमूविंग सल्फर बिफोर फ्यूल यूज, जब हम यूज़ करने से पहले सल्फर में से, उस फ्यूल में से सल्फर को रिमूव करेंगे। कोल वॉशिंग करेंगे, जो कोयला उसको वॉश करेंगे, फिजिकल सेपरेशन ऑफ सल्फर रिच मटेरियल, सल्फर से भरा हुआ जो मटेरियल होगा उसको पहले हटा देंगे। ठीक है, हाइड्रोसल्फराइजेशन ऑफ ऑयल, यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटालिस्ट टू रिमूव सल्फर कंपाउंड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ लो सल्फर फ्यूल, ऐसा फ्यूल यूज करेंगे जिसमें सल्फर कंटेंट लो हो, जैसे नेचुरल गैस हो गया, लो सल्फर कोयला हो गया, लो सल्फर डीजल हो गया, इस सब को यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ओवरऑल जो टॉपिक आता है फ्यूल डिफ्यूलराइजेशन के अंदर ये सब चीज़ें आता है। सेकेंड आपका प्रोसेस मॉडिफिकेशन, प्रोसेस को भी मॉडिफाई करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन FBC, यूज ऑफ लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं हम, चूना पत्थर को यूज कर सकते हैं इन कंबशन। ठीक है, कंबशन चैम्बर के अंदर में चूना पत्थर को यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो रिएक्ट करेगा आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड CSO4 से। लो सल्फर फ्यूल बैलेंस ब्लेंडिंग, लो सल्फर फ्यूल ब्लेंडिंग करेंगे, जैसे इसका मतलब होता है कि मिक्सिंग हाई सल्फर फ्यूल विथ क्लीनर फ्यूल टू रिड्यूस इमिशन। तो ये दो प्रोसेस, दो मेथड के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं सल्फर को, SO2 को। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी कंट्रोल करना एक चैलेंज है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आर कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग देयर फॉर्मेशन ड्यूरिंग कंबशन और रिमूविंग फ्रॉम द फ्यूल। प्राइमरी मेथड तो ये होता है कि कंबशन के वक्त ही कंट्रोल करे, या फिर सेकेंडरी मेथड जब कंबशन हो जाए तो जो गैस बनेगा, जो जो गैस बनता है उसमें से हम इसको सेपरेट करके रिमूव करें। तो ये दो मेथड्स होते हैं। तो प्राइमरी मेथड कंट्रोल इन्वॉल्विंग स्टेज लाइक यूजिंग NOx बर्नर के हेल्प से हम प्राइमरी मेथड में रिमूव कर सकते हैं, जैसे ओपन बर्निंग करते हैं। वाटर स्टीम इंजेक्शन के हेल्प से कर सकते हैं, लोअर ऑफ कंबशन टेम्परेचर एंड फ्लूम गैस रिसर्कुलेशन। ये था आपका प्राइमरी कंट्रोल मेथड। सेकेंडरी की बात करें तो मेथड इंक्लूड सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक कन्वर्टर के हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर के हेल्प से, जहाँ आपका वेयर अमोनिया इज इंजेक्टेड इनटू द फ्लेम गैस एंड रिएक्ट विद NOx, अमोनिया को फ्लेम गैस के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपका NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड से इसे कंट्रोल करना है, उसे रिएक्ट करता है ओवर कैटालिटिक फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड वाटर। ठीक है, सिलेक्शन नॉन कैटालिटिक रिडक्शन। कंट्रोल मेथड की बात करें तो सबसे पहले वही है, कंबशन मेथड को कंट्रोल करेंगे। मैंने आपको प्राइमरी मेथड बताया, बिफोर या जलने से पहले या फिर ड्यूरिंग कंबशन। तो वहाँ पे आपका लो एक्सचेंज एयर फायरिंग करा सकते हैं, लो NOx बर्नर यूज़ कर सकते हैं, स्टेज्ड कंबशन, स्टेप कंबशन करा सकते हैं। ठीक है, फ्यूल गैस रिसर्कुलेशन करा सकते हैं, या फिर वाटर और स्टीम इंजेक्शन के थ्रू, ये सारे टेक्निक को यूज़ करके आप वाइल कंबशन या फिर बिफोर कंबशन आप कंट्रोल कर सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करना कैसे करेंगे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ये जो गैस है, इसका ना तो कोई कलर होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड हाईली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा जहरीला गैस है, जो कि प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन से ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। जो भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, वुड, बायोमास, ये सब को जब हम बर्न कराते हैं फॉर कुकिंग, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर वेपराइजेशन, तो जब ये फ्यूल्स इनकम्प्लीट यानी कि कंप्लीट बर्न नहीं होगा तो वहाँ पे जनरेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये इसका ना तो कोई कलर है ना कोई ऑर्डर है, ये बहुत ज़्यादा हाईली जहरीला है। इट हैज़ हाई एफिनिटी, 200 से 250 टाइम स्ट्रॉन्गर
for hemoglobin, then oxygen forming carbon oxyglobin and reduction oxygen carrying capacity of blood, जो आपका ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, इतना हार्मफुल है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन इज द मोस्ट सीरियस इन अर्बन एरियाज विथ हाई ट्रैफिक के कारण, क्योंकि व्हीकल से ही ज़्यादातर ये जनरेट होता है, जिसकी वजह से अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है। टू कंट्रोल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन यू शुड इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन, एक प्रॉपर वेंटिलेशन आपके लोकेशन में होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन एंड यूज फ्यूल बर्निंग अप्लायंस, ठीक है, इन व्हीकल। इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, ताकि हमें पता चल सके किस अमाउंट में है वहाँ पे। स्विच टू क्लीनर फ्यूल पे स्विच करना चाहिए सोर्स, और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी अगर जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ हीटिंग सिस्टम एंड चिमनीज, जो हीटिंग सिस्टम है या फिर जो चिमनी है उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, ये करके भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हियर यूजिंग जनरेटर्स और ग्रिल इंडोर एंड इंश्योरिंग कंप्लीट कंबशन विद डिवाइस लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर आर की स्टेजेस टू रिड्यूस, और कैटालिटिक कन्वर्टर तो इंड में है ही इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर ही देता है कैटालिटिक कन्वर्टर, तो ये तो एक डिवाइस है ही, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो हेल्थ पे वही आपका हेडेक हो सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड न्यूसेसिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट स्ट्रेस, ठीक है, इवन डेथ तक हो सकता है आपको। डेंजरस फॉर हार्ट पेशेंट, प्रेग्नेंट वोमेन या फिर इन्फेंट के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। वही इन्वायरमेंट की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म हो सकता है विद द हेल्प ऑफ NOx एंड HC। ग्लोबल वार्मिंग होगा, आपको देखने में दिक्कत होगा, सुनने में स्मेल्टिंग सूंघने में दिक्कत होगा, सुनने में तक दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इफेक्ट। वहीं अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल कैसे करना कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो कंट्रोल करने के लिए आपका कंबशन कंट्रोल, वही कंबशन के वक्त या फिर उससे पहले कैसे कंट्रोल करें, तो आपको इम्प्रूव्ड इंजन, जो इंजन है उसको इम्प्रूव्ड अच्छा इंजन का यूज़ करना चाहिए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर हो, जो फ्यूल इंजेक्टर जो कार्बोरेटर्स आता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हो, ताकि एक प्रॉपर कंबशन हो, इंश्योर कंप्लीट कंबशन, ठीक है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर, एक पॉइंट नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हो, ताकि कंप्लीट अच्छे से कंबशन हो। हायर कंप्रेसिव रेशियो इंप्रूविंग कंबशन इफिशिएंसी, ठीक है, ये आपका एक टेक्निक हो गया। दूसरा आपका प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो, जो कार्बोरेटर से फ्यूल और एयर आता है तो दोनों को एक प्रॉपर रेशियो में, ऐसा नहीं कि फ्यूल ज़्यादा आ जाए और हवा एयर बिल्कुल ना आए, तो उसकी वजह से भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है। सॉरी। इंजन मेंटेनेंस, इंजन को टाइम टू टाइम हमें मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा व्हीकल को मेंटेनेंस सर्विस की ज़रूरत है, तो सर्विस कराते रहना चाहिए। अल्टरनेटिव फ्यूल पे हमें डिपेंड होना चाहिए, CNG, LPG, इथेनॉल, हाइड्रोजन, ये सब जो अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास जो कि कम कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, तो हमें उस पर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। जो बी है आपका, यानी कि एक बार हो गया, बर्न हो गया, तो पोस्ट कंबशन के बाद जो कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो पोस्ट कंबशन में जितने भी हार्मफुल गैसेस को कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है मेन, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर मैं आपको पहले बताया कि हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे आपको मेन 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ करना पड़ेगा। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर एक टाइप ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, ठीक है। इंस्टॉल इन एग्जॉस्ट सिस्टम, जो कि इंस्टॉल होता है व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम में, ठीक है। कैटालिटिक जो मटेरियल होता है वो आपको प्लेटिनियम, पैडियम या फिर रोडियम का बना होता है, ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, इस तरह से आपको कंट्रोल करता है। ऑल्सो रिड्यूस NOx एंड हाइड्रोकार्बन साथ में। रिएक्शन की बात करें तो 2CO + O2 मिलकर के 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये एक टेक्निक हो गया। सेकंड आपका थर्मल ऑक्सीडाइजर, इस मेथड से कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन इन लिक्विड, इस तरह से भी कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको बताऊं तो ये मेथड टेक्निक को यूज करके पोस्ट कंबशन में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूल मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं। फ्यूल मॉडिफाई यानी कि अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि आपका रिड्यूस करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के इमिशन को। ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, लो कार्बन फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर ट्रैफिक अर्बन मैनेजमेंट की बात करें तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC चेक, PUC जो सर्टिफिकेट होता है उसको टाइम टू टाइम व्हीकल का चेक कराते रहेंगे। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो एंड कपलिंग, ये सबको प्रमोट करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों को डिपेंड होना चाहिए। और इवन ट्रैफिक स्कीम है जो वो अच्छे से अप्लीकेबल हो, बस
बैन, जो पुराने व्हीकल है उसको बैन करना चाहिए क्योंकि पुराने व्हीकल ना ज़्यादा ये सब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल ऑफ हाइड्रोकार्बन HC। तो हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकार्बन कंट्रोल इनकम्पास मेथड रिड्यूस हार्मफुल हाइड्रोकार्बन इमिशन एंड रिमेडीज कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर की हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं व्हीकल में। ठीक है, बायोमेडिटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन फॉर पॉल्यूशन क्लेम एंड ऑप्टिमाइज कंबसन कंट्रोल इंजन। ऑप्टिमाइज कंबसन कंट्रोल इंजन को यूज़ करना चाहिए। दीज स्टेजेस आर क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग एयर एंड वाटर पॉल्यूटेंट प्रोटेक्शन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट हेल्थ। तो वही अगर हाइड्रोकार्बन जो आपका हाइड्रोकार्बन इज अनबर्न्ड और पार्शियली बर्न फ्यूल होता है। जब अनबर्न और पार्शियली बर्न यानी कि पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ हो या पार्शियली कम बर्न हुआ हो और वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, गाड़ी में से जो आप कभी अगर टंकी को खोल के छोड़ देंगे तो उसमें से आपने देखा होगा धुआं कितना कुछ निकलता रहता है, तो आपका हाइड्रोकार्बन ही होता है। ठीक है, इंडस्ट्री हो गया, फ्यूल स्टोरेज सिस्टम, तो यहाँ से हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक में, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है फोटोकेमिकल स्मोक में व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ NOx इन सनलाइट, और जब ये NOx के साथ सनलाइट से कंबाइन करता है तो ये आपको ओजोन फॉर्म करता है, वही पेट्रो एटलिक नाइट्रेट फॉर्म करता है या फिर अदर ऑक्साइड्स भी बनाता है ये। सम हाइड्रोकार्बन बेंजीन या फिर ये जो हो गया PH हो गया, ये आपका काफ़ी हार्मफुल होता है। कंट्रोल करने की मेथड की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये जो सोर्स है, तो सोर्स को ही कंट्रोल किया जाए किसी तरह। सोर्स रिडक्शन के मेथड से हम कंट्रोल करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इम्प्रूव्ड कंबसन इन इंजन के अंदर, चूँकि हम जानते हैं कि इनकम्प्लीट कंबसन की हेल्प से ये चीज़ें जनरेट होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव्ड इंजन जो कंबसन हो इंजन के अंदर में वो अच्छे क्वालिटी अच्छे हो, कंप्लीट हो, और उसके लिए प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर जाना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करना चाहिए, कंप्यूटराइज इंजन मैनेजमेंट हो। पहला टेक्निक ये हो गया। दूसरा टेक्निक है क्रैंकेस इमिशन कंट्रोल, पॉइजन क्रैंकेस वेंटिलेशन यूज़ करना चाहिए हमें सिस्टम जो है। नेक्स्ट आपका फ्यूल एवोपरेशन कंट्रोल, तो फ्यूल एवोपरेट करता है, जैसे आप टंकी को खोल कर रख देंगे तो एवोपरेट करता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे सील्ड फ्यूल टैंक हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल को यूज़ करना चाहिए, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, हाइड्रोकार्बन, एथेनॉल, या फिर ये सब हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करने के लिए हमें अल्टरनेटिव जो फ्यूल का सोर्स है उस पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक कंपैरिजन करते हैं, जो भी आपका हमने एयर पॉल्यूटेंट बताया उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हैं। तो मेजर सोर्स इसका ऑटोमोबाइल है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट, ब्लॉक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को दिक्कत करता है, डेथ तक इससे हो सकता है। कंट्रोल करने के लिए इम्प्रूव्ड इंजन यूज़ करना चाहिए हमें, प्रॉपर एयर फ्यूल रेशियो हो, CNG LPG पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन की बात कर, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो गया तो कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक नोट की बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर इंक्रीज बैक प्रेशर नॉइज। ठीक है, बैक प्रेशर नॉइज इंक्रीज करता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं ना तो वहाँ पे नॉइज क्रिएट होता है ड्यू टू कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड की बात करें तो ये इसका मेन सोर्स है कोयला या ऑयल की, जब कंबसन कराते हैं तो जैसे पावर प्लांट या फिर रिफाइनरीज में। हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो ये आपका रिस्पेक्टरी इलनेस हो सकता है, एसिड रेन की वजह से होता है, मेल्ट, डैमेज टू क्रॉप, ये सब इसकी हार्मफुल इफेक्ट है। कंट्रोल करने की बात करें तो वही आपका पेट्रोल डीजल को कंट्रोल करना चाहिए आपको। ठीक है, यूज़ लो सल्फर फ्यूल यूज़ करना चाहिए। वेट आफ्टर होने के बाद जब वेट स्क्रबर की हेल्प से कर सकते हैं, इसमें भी कैटालिटिक कन्वर्टर के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके सोर्स है ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट, केमिकल इंडस्ट्रीज। इफेक्ट रिस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, एसिड रेन हो गया, ओजोन फॉर्मेशन, फोटोकेमिकल स्मोक भी बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर का यूज़ करना चाहिए, एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, EGR सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। अब एक अगर ये जनरेट हो गया तो कैसे कंट्रोल करें, तो SCR सिलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर SNCR को यूज़ करके भी कर सकते हैं। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर बेसिकली वो होता है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन को कैसे कंट्रोल करें, तो हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल से जनरेट होता है।
ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज से। इसकी प्रॉब्लम क्या होगा हेल्थ पे, तो आपका ये ओजोन फॉर्म करेगा, पैन फॉर्म करेगा, बेंजीन, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस बढ़ा देगा। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए आपका पीसीवी सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल पे डिपेंड होना चाहिए, सीएनजी, इथेनॉल, लो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो करेगा। फिर अगर जनरेट हो गया तो आपको कैटालिटिक कन्वर्टर लगा के इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये कुछ आपका कंपैरिजन था, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे मैं आप बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ और हमें जल्दी फिनिश करना होता है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो मैं आपको पहले बता चुकी, एक तरह का डिवाइस है जो हार्मफुल गैस को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रिड्यूस हार्मफुल पॉल्यूटेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इसको लेस हार्मलेस गैस में CO2, N2 एंड हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में भारत स्टेज इंजन में, यूरोपियन स्टैंडर्ड से ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर कंट्रोल हार्मफुल एग्जॉस्ट इमिशन फ्रॉम एन इंजन बाय यूजिंग प्रीसियस मेटल के हेल्प से ये कंट्रोल करता है, जैसे प्लेटिनियम हो गया, प्लेडियम हो गया एंड रेडियम, ये सब मटेरियल को यूज करके कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रीच अ हाई ऑपरेशन टेम्परेचर, टिपिकली 300 to 400 डिग्री टेम्परेचर को चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें कि ये जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, देखिए कुछ इस तरह का कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। तो ये ऑपरेट करने के क्या प्रिंसिपल है इसका, ये मेनली दो प्रिंसिपल पे काम करेगा। एक होता है आपका ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। जो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रिंसिपल है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के अंदर में क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन को ये कन्वर्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा CO2 में, हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देगा H2O में, पानी में। तो ये आपका पहला प्रोसेस हो गया रिएक्शन। सेकेंड आपका रिडक्शन रिएक्शन, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा N2 या फिर O2 में। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक प्रोवाइड एक्टिव सरफेस टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो ये प्रिंसिपल है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर का, ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। तो ये मेनली दो तरह का होता है, टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, हियर इज इट, टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर एंड सेकंड वन इज थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। अगर आप इससे प्रीवियस स्लाइड के इसके प्रिंसिपल को समझ चुके हैं कि ऑक्सीडाइजेशन में CO एंड HC को कन्वर्ट किया जाता है और रिडक्शन में NOx को कन्वर्ट किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। तो ये बेसिकली टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर में सिर्फ ऑक्सीडाइजेशन कैटालिटिक ही होता है, यानी कि जो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था दिस वन, सिर्फ यही होता है। इसका मतलब होता है कि टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन को ही कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, NOx को ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, नॉट इफेक्टिव फॉर NOx। तो ये होता है आपका टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। ये देख सकते हैं ऑक्सीडाइजेशन, यही वाला सिर्फ आपका फिनोमिना होगा इसमें। ये इमेज आपका थ्री वे का है, तो वही थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। ये मॉडरेट स्टैंडर्ड है, इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये दोनों तो आपका टू वे में भी होता था, लेकिन इसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होगा साथ में, तीनों होगा साथ में, देख सकते हैं यहाँ पे तीनों साथ में होगा। यूज बोथ ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों इसमें होता है। इसमें रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो, इसकी जो स्टैंडर्ड एयर फ्यूल रेशियो होता है 14.1:1 फॉर इफिशिएंसी, अच्छी इफिशिएंसी के लिए। ठीक है, तो ये देखिए आपको इसमें वर्किंग में आपको बताता हूँ। ये आपका एग्जॉस्ट में कनेक्टेड होता है, यहाँ से आपका एग्जॉस्ट से निकलने वाला गैस इसमें जाएगा, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ये सब इसमें अब दो प्रीसियस मेटल लगे हुए, कैडमियम, रोडियम, ये सब की मटेरियल लगे हुए हैं। रिडक्शन रिएक्शन में आपका क्या करेगा, क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा N2 में। वहीं ऑक्सीडाइजेशन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देगा CO2 N2 H2O में करके, ये सब चीज़ों को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, जो कि हार्मलेस है। तो हो गया ना, ये हार्मफुल गैस लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल यूनिट एंड दैट इज नोन एज कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ देखिए इस इमेज में वर्किंग समझ लीजिए आप अच्छे से। यहाँ से गैस इन करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये मटेरियल आपका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी बॉडी है, सपोर्टिंग रिंग है, इंड कोर है, पैकिंग मेट है, इन सेल आपका कैटालिटिक सब्सटेंस, ये आपका प्लेटिनियम, रोडियम या फिर कैडमियम का बना हुआ है। जो गैस इन करेगा उस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोकार्बन हो सकता है। ये आपके जब इससे वो पास करेगा तो ये इसमें दो रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और ये रिएक्शन के बाद
मैं आपको जब प्रिंसिपल बताया था तो बता दिया था कि कैसे ये कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट कर देगा हार्मलेस गैस में, यानी कि वाटर हो गया, पानी हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कंपोनेंट है। इस इमेज में ही आप सब कुछ समझ लीजिए। ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें तो इसके लिए आपका टेम्परेचर चाहिए 300 से लेकर के 800 डिग्री टेम्परेचर तक। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो आपका ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपका ऑपरेशन कंडीशन है। कंपोनेंट इन मॉडर्न सिस्टम में बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर कोर डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन सेंसर यूज़ किया जाता है, ECU इमिशन कंट्रोल यूनिट को भी यूज़ करते हैं, एंड एग्जॉस्ट मैनफोल्ड को यूज़ करते हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो ये हाई इफेक्टिव होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो व्हीकल से निकलता है उसको रिड्यूस करने के लिए लगभग 90% कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। वहीं अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये भी 90% रिड्यूस कम कर देता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये 85%, तो इतना ज़्यादा अच्छा इफिशियंसी देता है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ, बहुत अच्छे लॉन्ग लाइफ होता है। लगभग व्हीकल 80,000 से लेकर के 1 लाख किलोमीटर तक चल जाता है, तब तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। एसेंशियल फॉर मीटिंग जो BS6 है, जो BS6 इंजन मैंने आपको बताया था, या फिर यूरो 6 में इसको कंपलसरी कर दिया गया इस इंजन को। इस इंजन के लिए इस यूनिट की जो लिमिटेशन है इस इक्विपमेंट की, ये महंगा आता है। महंगा क्यों आएगा? क्योंकि इसमें नोबल मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, मेटल्स का। कैडमियम, प्लेटिनियम जो कैटालिटिक मेटल है वो महंगा मेटल आता है, इसकी वजह से ओवरऑल इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। पॉइजन रिस्क होता है क्योंकि जो मटेरियल है ना वो हार्मफुल भी होता है। लीड, सल्फर, फास्फोरस, डिटेक्टिव कैटालिटिक, जो कैटालिटिक है इसको, ये सब जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय करते जाता है धीमे धीमे। रिड्यूस इफिशिएंसी ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड अनलीडेड फ्यूल। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब हम बात करेंगे यूरो इमिशन स्टैंडर्ड या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। तो यूरो इमिशन ये एक काइंड ऑफ व्हीकल का इंजन है। जो यूरोप में होता है उसको यूरो इमिशन बोलते हैं, और जो इंडिया में होता है उसे भारत BS स्टैंडर्ड स्टेज नॉर्म्स बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल आर मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, हमें पता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड NOx हो गया, SOx, HC, पार्टिकुलेट मैटर एंड लीड। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया यूरो इमिशन नॉर्म्स, जो 1992 में यूरोप में आया। उसी से इंस्पायर होकर के इंडिया में बनाया गया इंडियन एडॉप्ट डीज भारत, इसको भारत नॉर्म्स, भारत स्टेज के नाम से, भारत स्टेज नॉर्म्स के नाम से इंडिया में अडॉप्ट किया गया। रेगुलेटेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एंड अंडर MOEFCC। ठीक है, नॉर्म्स बिकम स्ट्रिक्ट इन फेजेस। यूरो 1 से लेकर के यूरो 1 BS1 बन गया, मतलब यूरो 1 से लेकर के 6 तक है यूरोप में, और BS1 से लेकर के 6 तक है भारत में। बस एक 5 को स्किप कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो यूरो नॉर्म्स एंड देयर इंडियन इक्विपमेंट भारत स्टेज आर व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड। व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड है विच ईच सक्सेसिव यूरो और BS न्यूमेरिक इंडिकेट स्ट्रिक्टली। यूरोप में यूरो 1, 2, 3 इस तरह से है। वही जो इंडिया में आपका 2000 में BS1, BS3 रिस्पेक्टिवली विथ BS5 को स्किप कर दिया गया था, स्किप करके BS4 से डायरेक्ट BS6 पे जंप किया गया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यूरो 1 क्या है। यूरो 1 यूरोप में 1992 में आया था। वहीं इंडिया में इम्प्लीमेंट इन यूरोप जुलाई 1992, इन इंडिया BS1 के नाम से आया, जो 2000 में आया था, और दिल्ली और NCR फर्स्ट के लिए आया, NCR रीजन्स के लिए आया था। इसकी की फीचर की बात करें तो अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना था इसमें। इंट्रोड्यूस कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर को सबसे पहले BS1 में इंट्रोड्यूस किया गया था पेट्रोल व्हीकल के लिए। ठीक है, बेसिक रिडक्शन हुआ था आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, भी आपका यूरो 1 था। सेम आपका यूरो 2 1996 में आया यूरोप में। इंडिया में आया BS2 के नाम से 2001 में, दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, चेन्नई के लिए। 2005 में जाकर के यही यूरो 2 BS2 पूरे इंडिया में अप्लाई हो गया था। इसके की फीचर की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली लिमिट दिया था CO, HC एंड NOx का। बेटर फ्यूल क्वालिटी दे रहा था ये, बेटर फ्यूल क्वालिटी यूज़ करना था इसमें। सल्फर रिड्यूस 0.5% इन डीजल, 0.05%। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, यह ध्यान रखिएगा चीज़। ठीक है, कार्बोरेटर में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। यूरो 3 की बात करें तो 2000 में आया था यूरोप में। इन इंडिया में BS3 के नाम से 2005 में मेट्रो सिटीज़ के लिए आया। उसके बाद पूरे नेशन में 2010 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। की फीचर थी इसकी सेपरेट NOx एंड HC इमिशन लिमिट। NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन के अलग अलग लिमिट इसमें डिसाइड किया गया था। सल्फर कंटेंट कम होकर के 350 ppm तक आ गया था। 150 ppm पेट्रोल के लिए हो गया था, डीजल के लिए 350 एंड 150 फॉर पेट्रोल। डीजल व्हीकल रिक्वायर ऑक्सीडाइजेशन कैटालिटिक। ठीक है, यहाँ पे जाकर के ऑक्सीडाइजेशन कैटालिटिक यूज़ किया गया था।
यूरो 4 की बात करें 2005 में यूरोप में आया था, इन इंडिया में 2010 में आया था, 5 साल लेट। और ये जस्ट फॉर 13 मेजर सिटीज़ के लिए आया था, और पूरे नेशन पूरे देश में 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। की फीचर की बात करें तो सल्फर रिड्यूस हो गया था 50 ppm तक, लिमिट इसकी 50 ppm कर दी गई थी। और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना था एंड सेंसर्स को इंस्टॉल करना था। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर की भी लिमिट इसमें दी गई थी। फिर आपका आया यूरो 6, 2009 में यूरोप में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद इंडिया में यूरो 5, तो इंडिया में BS5 जो आने वाला था वो स्किप हो गया था, कोविड का वक्त था, इस वजह से डायरेक्टली BS6 आया इंडिया में। तो यूरो 6 की कुछ फीचर है, ये इसके सल्फर कंटेंट डायरेक्ट 10 ppm पे रिड्यूस हो गई थी। और डीजल व्हीकल रिक्वायर्ड डीजल पेट्रोल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें रिड्यूस NOx एंड पार्टिकुलेट मैटर के स्टैंडर्ड को कम कर दिया गया था। यूरो 6 की बात करें जो यूरोप में 2014 में आया था, इन इंडिया BS6 आया, BS5 स्किप हो गया था। अप्रैल 2020 में पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके कुछ की फीचर है, तो इसमें NOx की लिमिट 80 mg पर किलोमीटर फॉर डीजल एंड 60 mg पर किलोमीटर फॉर पेट्रोल, ये लिमिट इसमें सेट किया गया था। ठीक है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था हर व्हीकल में, एंड लीन NOx ट्रैप LNT को भी इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑन बोर्ड OBD जिसे बोलते हैं सिस्टम को हर व्हीकल में इंट्रोड्यूस किया गया था। रियर ड्राइविंग इमिशन भी लाया गया था, टेस्टिंग मतलब ये टेस्टिंग फेज में था BS6 में, तो ये BS1 से लेकर के 6 तक था। अब एडवांटेजेस जान लेते कि ये इंट्रोड्यूस करने का क्या एडवांटेजेस मिला। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने से कार्बन मोनोऑक्साइड HC NOx पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी हद तक कम गया, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी इलनेस या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कम गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हुआ, ठीक है, इम्प्रूव फ्यूल इफिशिएंसी, फिर क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोशन मिला, फिर ग्लोबल कंपाइल्स हुआ, एंड देन आपको अर्बन एयर क्वालिटी भी इंप्रूव हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ ये सब इम्प्लीमेंट करने से। डिसएडवांटेजेस भी कुछ था इसका, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा, क्योंकि ये सारे इंजन कैटालिटिक कन्वर्टर नए नए सेंसर लगाने से व्हीकल का ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जा रहा था। ठीक है, फ्यूल क्वालिटी रिक्वायरमेंट, अच्छे फ्यूल क्वालिटी की रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रहा था। व्हीकल को मेंटेनेंस कराने की वजह से भी एक चैलेंज बन गया था। कोल्ड स्टार्ट इमिशन, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी था बहुत, कि उस तरह के स्किल लेबर नहीं थे, बहुत सारे टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी थी। डीजल इंजन इम्पैक्ट था, ट्रांजिशन इशू, ये सब कुछ था। अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 का। तो लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 पेंडेमिक लीड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, लॉकडाउन 2020-21 में लगा था। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, सब काम काफ़ी हद तक बंद हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से देखा गया था कि एयर क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, ये देखा गया था, ये इम्पैक्ट पड़ा था। और इन्वायरमेंट बैकग्राउंड की बात करें तो एयर पॉल्यूशन, जैसे कि इंडिया में PM 2.5, 10 NOx, CO, SO2 ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसका सोर्स क्या था? व्हीकल, ये सब चीज़ इसका सोर्स था। लॉकडाउन से पहले ये सब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में बहुत ज़्यादा था ये, लेकिन लॉकडाउन के बाद काफ़ी हद तक ये कम गया था। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया लॉकडाउन का? तो रिड्यूस व्हीकल इमिशन, क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही थी, इसकी वजह से 50 to 60% रिडक्शन देखा गया N2 के लेवल में। इंडस्ट्रियल शटडाउन, सारे इंडस्ट्री बंद हो गए थे, जिसकी वजह से SO2 एंड पार्टिकुलेट मैटर की रेशियो कम गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात में क्लीन स्किन दिखने लगा था। ठीक है, रिड्यूस कंस्ट्रक्शन डस्ट, कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद हो गए थे, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी हद तक जनरेट होना बंद हो गया था। और ओवरऑल इम्प्रूव एयर क्वालिटी देखने को मिला था। ठीक है, एवरेज AQI ड्रॉप वेरी पुअर से आपका क्या सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ आपका इफेक्ट देखने को मिला था। रीजन ऑफ ये जो एयर क्वालिटी इंप्रूव क्यों हुआ, रीज़न क्या था? इसका ट्रैफिक बंद हो गया था, इंडस्ट्रियल शटडाउन हो गया था, रिड्यूस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड बिहेवियर चेंजेस की वजह से पीपल के घर में रहने लगे थे, इस वजह से काफ़ी हद तक पॉल्यूशन जनरेट ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ओवरऑल एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी। नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजिंग एम्बियन एयर क्वालिटी, तो एम्बियन एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए आउटडोर इन्वायरमेंट इफेक्ट हेल्थ। ठीक है, तो ये कुछ आपका CPCB बोर्ड होता है, ये सब मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स की बात करें तो जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो एयर एंड प्रिवेंशन एक्ट है। ठीक है, जो कि 1981 में आया था। इसकी पर्पस है एयर पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड व्हीकल को कंट्रोल करना।
ठीक है। की प्रोविजन इसमें स्टैंडर्ड फॉर इमिशन जो होता है एयर पोल्यूशन को, उसके स्टैंडर्ड सेट किया गया था। CPCB एंड SPCB बोर्ड बनाया गया इंस्पेक्शन एंड मॉनिटर रेगुलेट करने के लिए, तो इसका एयर प्रिवेंशन एक्ट का था। सेकेंड आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी NAAQS जो कि 2009 में बना था। इसकी पर्पस है परमिसिबल लिमिट सेट करना मेजर पॉल्यूटेंट्स का। पॉल्यूशन जो कन्वर्टेड PM 2.5 जितने भी पॉल्यूटेंट्स है ये सबको कंट्रोल करने के लिए लिमिट सेट किया गया था। इसकी फीचर की बात करें तो क्लासिफाइड एरिया जो एरिया है, जो पूरा लोकेशन उसको क्लासिफाई किया गया था इंडस्ट्रियल जोन में, रेसिडेंशियल जोन में, रूरल जोन में एंड सेंसिटिव जोन में इसको क्लासिफाई किया गया था ताकि हम उसके हिसाब से लिमिट को सेट कर सकें। प्रोवाइड 24 या 8 आवर एनुअल एवरेज लिमिट बनाया गया जिसमें बेसिक मॉनिटरिंग के लिए इसको बनाया गया था। एडवांटेज बात करें इस पॉलिसी की, क्यों इसकी एडवांटेजेस क्या क्या, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन, हेल्थ बेनिफिट इसकी बहुत मिला, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मिला, टेक्नोलॉजी प्रमोशन मिला एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। वहीं कुछ इसकी लिमिटेशंस थी, तो वो नॉन मेट्रोपोलिस एंड रूरल एरियाज़ में आपको गैप देखने को मिला। मतलब ये रूल को अप्लाई करने में रूरल एरिया में थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ा, डाटा रिकवरी, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सेक्टर, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट 4 भी फिनिश होता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म को विजिट करके आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके आप एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके इस एयर पोल्यूशन सब्जेक्ट में एक और यूनिट बचा, उसको भी हम बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।